तो क्या हाल चाल हैं सारे ठरकी लोंडो। तो ये एक कंपाइलेशन वीडियो होने वाला है आई एम अडिक्टेड टू माई स्टेप मॉम के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। और हाँ, इसमें एक पार्ट 4 भी है जो बिल्कुल मैंने न्यू बनाया है। अगर आप लोगों ने बाकी सारे तीनों पार्ट देखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा 4 पार्ट तक पहुँचने का। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीवोन होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि अपनी स्टेप मॉम के रूम में जा रहा होता है। और जब वो जा रहा होता है उसे दरवाजे के बाहर एक सूटकेस मिलता है। वो कहता है कि मैं सुबह इसके बारे में अपनी अज्जू माँ से पूछूंगा। फिर वो अपनी अज्जू माँ के रूम में जाने लगता है और अज्जू माँ का मतलब है एज्ड वूमेन या फिर जो कि मैरिड हो चुकी हैं। जब वो उनके रूम में जाता है तो वो सो रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती हैं। और ये देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और उन्हें टच करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी अज्जुमा तभी जागी हुई थी, लेकिन उसकी अज्जुमा इसकी इस हरकत पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जीवोन अपने कमरे से आता है और कहता है क्या मॉम आपको अच्छी नींद आई। वो बोलती है हाँ मुझे अच्छी नींद आई। फिर वो कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए गिजाय बनाया है। लेकिन वो कहता है कि मुझे लगा आप करी बनाऊंगी। वो बोलती हैं इसे टेस्ट करके देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है खाने में। फिर वो खाने लगता है और उसकी अज्जुमा उसे ही देख रही होती है। जीवन कहता है अज्जुमा आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। वो कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो बोलता है कि अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं ये खा नहीं पाऊंगा। जीवन फिर रियलाइज़ करता है कि अज्जुमा उसकी बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हैं और फिर वो उनके इनर वियर्स को देखने लगता है और वो कहता है कि अरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना। फिर हमें उसकी अज्जुमा के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि जीवोन के पापा नहीं हैं और उन्होंने मरने से पहले जीवोन की स्टेप मदर से शादी कर ली थी। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसके फादर उसकी स्टेप मोम से शादी करके आए थे। उसकी स्टेप मोम बोलती हैं कि तुम ज़रूर जीवोन होगे और फिर वो उसे अपने संतरों में दबाने लगती है जिसे देख के जीवोन का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा जीवोन से बोलती है कि तुम्हें बीन्स भी खाने चाहिए। फिर वो उसे बीन्स खिलाने लगती है लेकिन जीवोन बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फिर वो कहती है कि हाँ हाँ तुम बड़े हो चुके हो। फिर जीवन पूछता है कि मॉम आपके रूम के बाहर वो सूटकेस क्या कर रहा था। तब वो बोलते हैं कि जैसे देख सकते हो कि तुम बड़े हो चुके हो। फिर वो आगे कुछ बोलने ही वाली होती है लेकिन तभी उसका फ़ोन बज जाता है और वो जब वो टाइम देखती है वो कहती है अरे मेरे ऑफिस का टाइम हो गया। टाइम तो बहुत ज़्यादा जल्दी निकलने लगा है। उसकी स्टेप मॉम बोलते हैं कि हम इसके बारे में शाम में बात करेंगे। फिर हमें जीवोन का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है। उसका तभी फ्रेंड कहता है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन जिन्वू कहता है भाई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन फिर वो अपनी मसल दिखाने लगता है और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शुआन होता है, जिसे कोई लड़का बाहर चलने के लिए पूछने लगता है। और तभी जिन्वू का दोस्त कहता है भाई देख वो शुआन को बाहर चलने के लिए पूछ रहा है। लेकिन जब शुआन जीवोन को देखती है वो उसके पास आती है और बोलती है क्या तुम फ्री हो। लेकिन वो उस लड़की को इग्नोर करने लगता है। फिर जीवोन वहाँ से जाने लगता है और वो जाते वक्त बोलता है मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस करा है कि मैं जल्दी घर वापस आऊँगा। उसका दोस्त कहता है कि देखो इस मम्मा बॉय को जो कि बस घर जाने के लिए एक लड़की को ठुकरा के जा रहा है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा जीवोन से बोलते हैं कि मम्मा तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम कॉलेज नहीं चले जाते। फिर हमें प्रेजेंट में जीवोन को बस में दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। और वो जब घर पहुंचता है वो देखता है कि घर की सारी लाइट ऑफ हैं। और जब वो लाइट जलाता है वो देखता है कि कपड़े आसपास बिखरे हुए हैं। और वो चेक करता है तो वहाँ पे वो सूटकेस भी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो अज्जुमा के रूम में जाता है जहाँ उसे अज्जुमा दिखती है। अज्जुमा कहती है कि तुम इतने ज़्यादा पसीने में क्यों हो। और तभी वो कहता है कि मुझे लगा आप मुझे छोड़ कर चली गई। फिर वो उसे गले लगा लेता है। अज्जुमा बोलती है तो मुझे ढंग से एक्सप्लेन तो करो। वो कहता है कि जब मैं घर के अंदर आया तो घर की सारी लाइट ऑफ थी और कपड़े भी आसपास थे और वहाँ पे वो सूटकेस भी नहीं था। मुझे लगा आप मुझे छोड़ के चली गई। तब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी और अब मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। वो बोलता है कि सच में। वो बोलती है सच में। फिर जीवोन कहता है कि मैं आज रात आपके साथ सोना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि क्या। वो कहते हैं कि हाँ आज रात आप मेरे साथ ही सोना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवोन को उसके बेड में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे उसकी अज्जुमा आती है और वो बोलती हैं अपने मन में क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं। फिर वो उसके साइड में आकर लेट जाती हैं। फिर जीवोन उनसे चिपक के सोने लगता है और वो कहता है कि मैं कभी आपसे दूर नहीं होना चाहता। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जीवोन एक लड़की के साथ खड़ा है और बाहर बारिश हो रही है और वो अपना छाता लाना भूल चुका है। तभी लड़की अपने बैग में से उसका छाता निकालती है और कहती है कि मैं एक छाता लाई हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। लेकिन जीवोन कहता
आता है कि तुम्हारा छाता बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें हम दो नहीं आएंगे। फिर वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। जीवोन सोच ही रहा होता है कि अब वो घर कैसे जाएगा, तभी वहाँ पे अज्जुमा पहुँच जाती है और वो बोलती है कि मैं एक छाता लाई हूँ। फिर वो दोनों एक ही छाते के नीचे जाने लगते हैं। अज्जुमा के संतरे जीवोन के हाथ से टच हो रहे थे और उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जीवोन कहता है आई लाइक दैट फीलिंग। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अज्जुमा जीवोन को अपने बहुत ज़्यादा करीब पाती है और वो तभी सो नहीं पा रही होती है। फिर हमें सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा अपने ऑफिस में बैठ के रात के बारे में ही सोच रही हैं। जीवोन जब सो गया था तो वो उसके पास से उठ के चली गई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जीवोन मुझे पूरी रात गले लगाए रखेगा। और ये सब सोचने के बाद उसके दिमाग में दर्द होने लगता है। तभी वो एक वेबसाइट पे जाके एक आर्टिकल पढ़ने लगती हैं जिसमें ही अज्जुमा जैसी सेम कंडीशन के बारे में लिखा था। उस आर्टिकल के लास्ट में लिखा था कि अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमें मेल करें। अज्जुमा सोचती है कि शायद मुझे यहाँ पे मेल कर देना चाहिए। तभी उसके पास उसका कोवर्कर आता है जिसका नाम जिन्हो होता है। वो कहता है कि मैम आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। अज्जुमा बोलते हैं जिन्हा क्या मैं तुम्हें ऐसी लग रही हूँ। फिर वो कहती हैं कि मुझे कहीं पर जाना है और वो उससे कहते हैं कि मुझे किसी से मिलने जाना है और तुम सारा काम देख लेना। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं। जिन्हा अपने मन में सोचता है कि मैनेजर काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा को उसकी दोस्त के साथ एक कॉफ़ी शॉप में दिखाया जाता है। अज्जुमा कहती है कि मैं एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी दोस्त कहती है क्या किसी आदमी के बारे में है। वो बोलती है कि हाँ। फिर उसकी दोस्त बोलती है वो कौन है जिसने हमारी मैडम के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। फिर वो बोलते हैं वो मेरा बेटा है। और ये सुनने के बाद उसकी दोस्त को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो सारी ड्रिंक उसके ऊपर ही उगल देती है। फिर अज्जुमा कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा दोबारा मत करना। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ। फिर अज्जुमा रात के बारे में उसे बताती हैं और फिर उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने उसे अपने आप से दूर क्यों नहीं करा। वो बोलती है क्योंकि मैं उसकी स्टेप मॉम थी। फिर बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुकी हो। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानती हूँ। फिर वो कहती है कि चलो मेरे पीछे पीछे हो। फिर वो लोग घर जाने लगते हैं, जिसके बाद हम घर का सीन देखते हैं। जीवोन अभी नहा कर निकला है और तभी उसके पास अज्जुमा का मैसेज आता है कि मैं आंटी के साथ घर आ रही हूँ। तभी वो आंटी के साथ घर आ जाती है और जब जीवोन आंटी को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आंटी उसका सामान देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम कब से इतने बड़े हो गए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब आंटी जीवोन को उसका सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करती थी। वो आता है एक बुक लेके आंटी के पास और कहता है कि आंटी आप गुड हो इंग्लिश में। वो कहती है नहीं मैं गुड नहीं हूँ इंग्लिश में। फिर वो कहती है देन व्हाट अबाउट कोरियन। वो बोलती है नहीं नहीं मैं कोरियन भी इतनी अच्छी नहीं पढ़ा सकती। वो कहती है क्या आप मुझे हिस्ट्री पढ़ा सकती हो। बोलते हैं कि हाँ लेकिन तुम्हें बाकी सब्जेक्ट खुद से मैनेज करने होंगे। वो कहता है कि हाँ मैं खुद से मैनेज कर सकता हूँ। और ये सुन के आंटी कहती है आओ मैं तुम्हें रिवॉर्ड देती हूँ। फिर वो उसके गाल पर उसे किस करने लगती है। जीवोन आंटी को देखता है और कहता है कि आंटी क्यों आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। फिर वो उसे गले लगा लेता है। आंटी कहती हैं कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े और मस्कुलर हो चुके हो। फिर वो उसे खुद से दूर करती है। आंटी जीवोन की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो चुकी है और तुम बहुत ज़्यादा लंबे भी हो चुके हो। अज्जुमा को ये देख के बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। वो कहती हैं अरे ये तो मेरी यहाँ मदद करने आई थी। फिर आंटी जीवोन से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। फिर वो जीवोन के कमरे में जाने लगती हैं। अज्जुमा उन दोनों को साथ जाते हुए देखती है और उसे अपनी दोस्त पे शक होने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कमरे में हमें आंटी को दिखाया जाता है। आंटी पूछ रही है तुम अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और अगर नहीं है तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जीवोन कहता है कि इससे अच्छा बस मैं अपनी अज्जुमा के साथ ही रहना चाहता हूँ। उसकी आंटी कहती हैं कि अगर बस तुम अपनी अज्जुमा को ही चेस करते रहोगे तो तुम तो एक मामा बॉय बन के रह जाओगे। वो कहता है कि नहीं मुझे बाकी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मेरी अज्जुमा के साथ ही रहना है। और ये सुन के वो समझ जाती है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर उसकी आंट उठती है और दरवाजे के पास जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं जहाँ पे अज्जुमा उन सब की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि क्या ये सब ख़त्म हो गया। वो बोलते हैं नहीं अभी तो ये सब स्टार्ट हुआ है। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम 1 घंटे के लिए घर से बाहर जा सकती हो, अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ मैं उस चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड फील करूँगी। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे लॉक करती है। तभी उसे याद आता है कि अज्जुमा की जो बेटी थी वो अब्रॉड चली गई थी पढ़ने के लिए। फिर वो सोचते हैं कि मैं अज्जुमा का एक और फैमिली का इम्पोर्टेंट मेंबर नहीं खोने दूंगी। आंटी फिर जीवोन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं और कहते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बस अपनी अज्जुमा से ही रिजेक्ट करते हो क्या फिर दूसरी लड़कियों को देख के भी। फिर वो उसे किस करने लगती हैं।
लेकिन हमारा लौंडा बहुत ज़्यादा सख्त निकलता है। वो कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन आंटी फिर फ़ॉर्म में आके उसे अपने संतरे दिखा देती हैं। फिर हमारा लौंडा भी पिघल जाता है और फिर उन दोनों का स्टार्ट होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आजूमा दिखाई जाती हैं जो कि एक पार्क में आकर बैठ चुकी होती हैं। फिर वो आंटी को मैसेज करती हैं, क्या अब मैं घर आ सकती हूँ? लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो सोचती है शायद उन सब की बातें ख़त्म हो चुकी होंगी और अब मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर हमें आंटी और जीवोन को दिखाया जाता है जो कि अपने मज़े कर रहे होते हैं और जीवोन अपनी पैंट गीली कर देता है। आंटी उससे कहते हैं कि जो हमारे बीच में हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगे, और तभी वहाँ पे आजुमा आ जाती है। आजुमा कहते हैं कि क्या कर रहे थे तुम दोनों? आंटी तभी बहाना मार के कहती हैं, अरे इसकी पैंट पर आइसक्रीम गिर चुकी थी। आजुमा जीवोन के पास आती है और कहती हैं, क्या ये सच कह रही है? वो कहता है कि हाँ हाँ। फिर वो कहती है, अरे मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। फिर आंटी कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा जल्दी घर क्यों आ गई? फिर वो कहती है कि मैंने जीवोन को बिल्कुल समझा दिया है और तुम बस उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना। फिर वो उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर आंटी वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जीवन अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी सुआन की दोस्त कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो अपने कपड़े भी नहीं धोता। तभी जीवन को याद आता है कि उसने अपने कपड़े बाहर ही छोड़ दिए थे। फिर वो ये सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो सोचता है कि अगर अज्जू माँ ने मेरे कपड़े देख लिए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। फिर वो अपनी क्लास को बीच में छोड़ के जाने लगता है। जब वो घर पहुँचता है वो देखता है कि अज्जू माँ घर पे नहीं है, तो वो अपने कपड़े साफ़ करने लगता है और तभी वहाँ पे उसे अज्जू माँ के कपड़े मिल जाते हैं, तो वो उसे उठा के फूंकने लगता है। फिर तभी वहाँ पे अज्जू माँ आ जाती हैं और ये देखने के बाद जीवोन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से कपड़े को अपनी पॉकेट में रख लेता है, लेकिन अज्जू माँ उसे वो करते हुए देख लेती है और वो फिर अपने कमरे में आके सोचती है कि जीवोन मेरे कपड़े के साथ क्या कर रहा था। फिर वो सोचती है कि शायद वो मुझे पसंद करता है। फिर तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रही हो वो प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है, तो तुम मुझसे आके कांटेक्ट कर सकती हो। फिर अज्जुमा सोचती है कि शायद ये लेडी उसकी मदद कर सकती है। फिर वो उस लेडी से मिलने का डिसाइड करती है। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार होकर गाड़ी में बैठ के उसके अपार्टमेंट तक जाने लगती है। फिर वो एक बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। फिर वहाँ अंदर जाने के बाद वो डोर को नॉक करती है। तभी वहाँ पर एक लेडी डोर ओपन करती है और कहती है कि तुम अज्जुमा हो ना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। फिर वो वाइन बनाती है, लेकिन अज्जुमा वो वाइन नहीं लेती। फिर वो कहती है कि मेरा भी एक ऐसी ही बेटा था जो कि मेरे साथ कुछ करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। फिर वो बताते हैं कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा। फिर वो लेडी अज्जुमा को एक रूम के पास लेकर आती हैं जहाँ उसका बेटा उसकी दोस्त की ले रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि यही इस चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन अज्जुमा कहती है कि मैं ये चीज़ जीवोन के साथ कभी नहीं कर सकती। तभी हमें जीवोन का सीन दिखाया जाता है जो कि कपड़े उतार रहा होता है क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही होती है। फिर वो सोचता है कि अज्जुमा ने कहीं मुझे उनके क्लोथ्स के साथ देखा तो नहीं। फिर तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि अज्जुमा बेहोश हो चुकी हैं। फिर वो उनके पास जाता है और कहता है कि अज्जुमा क्या हुआ, क्या आपने वाइन पी हुई है? अज्जुमा कहती है जीवोन तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। फिर वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है, तो वो उन्हें उनके रूम में पहुंचा देता है और वो देखता है कि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं। फिर वो उनके क्लोथ्स भी चेंज कर देता है, लेकिन क्लोथ्स चेंज करते वक्त उसके अंदर का तूफान जाग जाता है। फिर वो अपनी आंटी के घर चला जाता है और उसकी आंटी कहती है, अरे तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अंदर आ जाओ। फिर वो कहता है कि आंटी बस आप ही मुझे इस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं। उसकी आंटी सोचती है कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। तभी वो अपनी आंटी को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपके साथ मज़े करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि आंटी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा इतनी रात में। आंटी उसका उदास चेहरा देख के पिघल जाती है और कहते हैं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि अज्जुमा की मदद करने में मैंने अपनी ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी। फिर वो आंटी के साथ मज़े करने लगता है और फिर वो सब करने के बाद वो आंटी के घर में ही सो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा को दिखाया जाता है। वो सोचती है कहीं मैंने जीवोन के साथ रात में कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि उसने मेरे कपड़े भी चेंज करे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, जीवोन आंटी के घर से मुस्कुरा कर निकल रहा होता है। तब वो घर पहुंचता है तो अज्जुमा कहते हैं कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे। वो बोलता है कि आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है। वो कहती है हाँ मैंने भी ऑफिस से लीव ली है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। फिर वो खाना बनाने लगती है और जीवोन उसे ही देख रहा होता है। फिर वो कहती है क्या तुम मेरी सफाई में मदद कर सकते हो। फिर जीवोन सफाई कर रहा होता है। फिर अज्जुमा उसे एक कपड़ा देती हैं और कहती हैं क्या तुम उसे धुल लाओगे। फिर वो उसे धुल के उसके पास आ जाता है। फिर वो अज्जुमा को कपड़ा देने लगता है, लेकिन वो कुछ अलग ही चीज़ पकड़ लेती हैं और ये चीज़ वो नोटिस भी कर लेती हैं। फिर जीवोन उनके हाथ में कपड़ा देता है और फिर वो टॉयलेट साफ़ करने चला जाता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अज्जुमा
से दूरी बनानी होगी। देखते ही देखते वो लोग पूरा घर साफ कर देते हैं और अर्जुमा बहुत ज़्यादा पसीने में हो चुकी थी। वो कहती है कि चलो मैं नहाने जाती हूँ। जीवोन कहता है कि हाँ आप जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहता है चलो मैं आपके बाद में आता हूँ। अब हम अज्जुमा और जीवोन को रात में देखते हैं। अज्जुमा कहती है कि काम के कारण मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जीवोन कहता है फिर तो मैं आपको मसाज दे देता हूँ। फिर वो उसे मसाज देने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो मसाज देते वक्त अज्जुमा के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने और करा तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो कहता है कि अब मुझे ये सब रोक देना चाहिए। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अब मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो कहती है अरे क्या हुआ, क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई? वो कहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, अब मुझे दोबारा इस चीज़ को करने को मत कहना, और हाँ मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। फिर हमें उसे उसकी आंटी के घर दिखाया जाता है, जो कि आंटी का टीवी शो देख रहा होता है और कहता है कि आंटी आप तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बातें करती हैं। आंटी कहती हैं क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर जोक कर रहे हो? लेकिन अगर तुम्हें जोक करना ही है तो तुम ये सब अज्जुमा के साथ कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, अब मुझे उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी है। फिर आंटी कहती हैं कि अच्छा शायद तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। फिर वो उसे पेट करने लगती है और कहती हैं शायद मेरा तरीका काम कर गया। इस चीज़ के बाद आंटी इसके बारे में सोच सोच के खुद को बहुत बड़ा तोप समझने लगती है। फिर आंटी कहती हैं क्या आज तुम घर नहीं जाओगी? जीवोन कहता है नहीं। फिर वो कहती हैं फिर तुम्हें ये बात अज्जुमा को बता देनी चाहिए। लेकिन जीवोन कहता है कि हाँ मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। फिर आंटी उसे अपने घर का पासवर्ड बता देती है और कहते हैं कि तुम जब चाहें यहाँ पे आ सकते हो। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा अपने ऑफिस में किसी मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रही होती है। फिर उसे जीवोन का थॉट आता है और वो सोचते हैं कि जीवोन जब से मुझसे बात नहीं कर रहा और वो मुझसे दूरी बनाने की भी कोशिश कर रहा है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। तभी उसकी मीटिंग के बीच में जीवोन का उसके फ़ोन पर कॉल आता है और वो मीटिंग छोड़ के जीवोन से बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन वो बात जीवोन का दोस्त कर रहा था और वो कहता है कि आज जीवोन को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वो कहती है क्या कोई ज़रूरी काम है? वो बोलता है कि हाँ। फिर इस चीज़ के बाद जीवोन अपने फ्रेंड को बोलता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे? वो बोलता है नहीं। तभी वो किसी लड़की को फ़ोन करने लगता है। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है। जीवोन और उसका दोस्त साइड में बैठे हुए। जीवोन का दोस्त उससे पूछता है कि तुमने किसे बुलाया है? तभी वहाँ पर यूशियोन आती है और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है यूशियोन, और तभी उसके पीछे से यूशियोन की दोस्त आने लगती है। वो कहता है ये यूशियोन के साथ लड़की कौन है? वो कहता है कि मुझे क्या पता, मैंने तो बस ग्रुप में मैसेज डाला था। और तभी उन सब के बीच में से बॉम्ब भी निकल के आ जाता है। फिर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। बॉम्ब उसके जीवोन के दोस्त की मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि तुम्हारी फिजिक कितनी ज़्यादा ख़राब है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। फिर जब उनकी ड्रिंक ख़त्म हो जाती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जीवोन अपने दोस्त को लेकर आ रहा होता है। फिर वो टैक्सी में बैठ जाता है और उससे कहता है ठीक है फिर मैं घर चलता हूँ। फिर वो आराम से अपनी आंटी के घर आ जाता है क्योंकि उन्होंने उसे उसका पासवर्ड बता दिया था। फिर वो देखता है कि उसकी आंटी सोफे पे ही सो चुकी है। वो आंटी का फ़ोन साइड रखता है और कहता है शायद आंटी फ़ोन देखते देखते सो गई। फिर उसे आंटी को देख के कुछ कुछ होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा दिखाई जाती है। वो सोचते हैं कि जीवोन अभी तक घर क्यों नहीं आया। फिर वो जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर वो उसे फ़ोन करती हैं, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाता। फिर वो सोचती हैं कि जीवोन आजकल उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा और उनसे नज़रें भी नहीं मिला रहा, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जब जीवोन उनसे कह रहा होता है कि मैं अब अकेले रहना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्लो में जीवोन अपना माल आंटी को थोड़ा सा टेस्ट करवा देता है। फिर आंटी की नींद भी खुल जाती है। आंटी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है तुमने अभी क्या कर दिया? फिर आंटी उसे पनिशमेंट देने लगती है और वो बोलता है कि आंटी मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी मर्ज़ी के बिना ये काम कर दिया, लेकिन मैं अगली बार से बिल्कुल ध्यान रखूँगा। फिर आंटी उसे माफ़ कर देती है और कहती है ठीक है अगली बार तुम्हें ये काम नहीं करना। फिर वो कहता है कि आंटी क्या मैं आपके रूम में जाकर सो सकता हूँ? वो बोलती है कि हाँ अब मैं सोफे पे ही सोऊंगी और तुम मेरे रूम में जाकर सो सकते हो। फिर हमें जीवोन को आंटी के रूम में दिखाया जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और उसका पप्पू भी खड़ा ही होता है। वो कहता है कि यार मुझे नींद नहीं आ रही। फिर उसे आंटी के ख्याल आने लगते हैं। फिर जीवोन सोचता है कि शायद आंटी अभी तक सो चुकी होंगी और फिर हमें आंटी का सीन दिखाया जाता है जो कि सो नहीं रही होती और वो भी जीवोन के लिए चिंतित होती है। वो सोचती है कि वो क्या करना चाहता है।
तभी फिर जीवोन आंटी के पास आ जाता है और बोलता है कि आंटी क्या आप सो चुकी हैं, लेकिन आंटी उसे देख के अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। और फिर जीवोन कहता है कि आंटी मैं आपके साथ ही सो रहा हूँ। फिर वो उनके पास आने लगता है, फिर उनके बाजू में ही लेट जाता है और आंटी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो अपनी आंटी से चिपक के सोने लगता है और उनके संतरों को दबाने लगता है। फिर आंटी कहती हैं जीवोन ये क्या कर रहे हो, इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करो क्योंकि कल सुबह मुझे काम पे भी जाना है। और हम लोग उन दोनों को देखते हैं, वो आंटी को पेलने लगता है और ये करते हुए सुबह हो जाती है। और सुबह उठने के बाद फिर वो दोनों दोबारा ये चीज़ करने लगते हैं। तभी कोई बेल बजाता है और आंटी कहती है कि शायद कोई डिलीवरी बॉय होगा। फिर वो उसे देखने जाती है तो वहाँ अज्जुमा खड़ी होती हैं और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक घर में यूशियोन को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पर से तैयार होकर नीचे आ रही होती है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम कल रात कहाँ थी, तुम कल रात इतनी देर से घर क्यों आई। वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ थी। वो उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम किसी लड़के के पीछे तो नहीं हो, अगर तुम किसी लड़के के पीछे हो तो उसे छोड़ दो क्योंकि मेरे इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और मैंने तुम्हारे बारे में कुछ र्यूमर्स भी सुने हैं। फिर ये सुनने के बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके डैड कहते हैं कि जाओ अपने कमरे में जाओ। फिर वो अपने कमरे में जाने लगती है और उसके डैड कहते हैं कि ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। और तभी वो अपने कमरे में पहुँच के अपनी डेस्क के पास जाती है और उसमें से नोटबुक निकालती है और उसमें अपने इनर थॉट्स लिखने लगती है। वो कहते हैं ना, पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल। फिर वो कबर्ड में जाती है और उसमें अपने मन मुताबिक नोटी बातें लिखने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आंटी के घर का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा अपनी दोस्त से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मैं आज बात नहीं कर सकती। और अज्जुमा को देखने के बाद जीवोन आंटी के पीछे छुप जाता है और फिर आंटी कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये सुनने के बाद अज्जुमा कहती है ठीक है मैं तुमसे कल बात करती हूँ। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। जीवोन कहता है शायद वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हैं, इसलिए मुझे घर चले जाना चाहिए। आंटी कहती हैं क्या तुम मुझे अभी छोड़ के जाने वाले हो। वो बोलता है हाँ, और वो कहती हैं ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। और वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवोन को उसके रूम में सोता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के बाहर से अज्जुमा उसके कमरे में आने लगती है और उसके हाथ में एक बोतल थी। फिर वो उस टूल से उसकी मसाज करने लगती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी। तभी उसे उसका डायरेक्टर बुलाता है, लेकिन वो नहीं सुनती, वो अपने ख्यालों में ही खो चुकी थी। और तभी उसका जूनियर कहता है कि मैम आपको सर बुला रहे हैं। फिर वो डायरेक्टर के रूम में जाती है। डायरेक्टर उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी टीम ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है, तुम्हें क्या हो चुका है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। वो कहती है कि सर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारा एक बेटी जो है वो अब्रॉड पढ़ने जा चुकी है और तुम्हारा बेटा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं एक सीनियर सिटीजन होने के खातिर तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन वो कहती है सर आपकी मदद के लिए शुक्रिया। फिर अज्जुमा बाथरूम जाती है और मिरर के सामने अपना मुंह धोते हुए सोचती हैं कि मैं किसी को कैसे बताऊं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें अज्जुमा अपने रूम में दिखाई जाती है और वो सोचती हैं कि अगर मैंने जीवोन के साथ ये नहीं करा तो वो मेरे से दूर हो जाएगा। फिर वो उसके रूम में जाती है। जीवोन अपनी हल्की सी आंखें खोलता है, लेकिन वो देखता है कि अज्जुमा उसके सामने बैठी हैं और वो सोचता है कि शायद ये कोई सपना है और अज्जुमा अपना काम खत्म कर देती हैं। फिर हमें अगले दिन जीवोन को उसके कॉलेज में दिखाया जाता है। जीवोन कहता है कि अरे मेरी राइस में ये केचप किसने डाल दी। तभी उसका दोस्त कहता है गधे ये केचप नहीं है, ये तुम्हारा ब्लड है। क्या तुमने रात में कोई डरावना सपना देखा था। और सपने के बारे में सोचते हुए जीवोन को अपनी अज्जुमा की याद आती है। तभी वहाँ पे सूजिन बेक आती है और उसे अपना नैपकिन दे के कहती है तुम्हें रात में जल्दी सो जाना चाहिए। तभी उसका दोस्त पूछता है कि आज यूशियोन क्यों नहीं आई। सूजिन बेक कहती है कि आज वो नहीं आएगी। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें जीवोन को उसके रूम में दिखाया जाता है जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी वहाँ पे अज्जुमा आती हैं और उसके सामान के साथ खेलने लगती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है और वो सोचता है क्या ये सपना नहीं है। और तभी वो अपनी पिचकारी उनके ऊपर मार देता है और तभी वो दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठ जाते हैं। जीवोन कहता है कि अब आपको ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वो कहती है मैं ये चीज़ बंद नहीं कर सकती, अगर मैंने ये चीज़ बंद कर दी तो तुम मेरे से दूर चले जाओगे। वो कहता है कि
हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं रोक सकती। फिर वो उसके साथ हमेशा यही करने लगती है। दिन बीतते हैं, दिन पे दिन बीतते हैं और वो उसके साथ यही कर रही होती है। एक दिन अज्जुमा बहुत ज़्यादा लेट आती हैं और वो उसके कमरे में आके उसके साथ यही करने लगती है, लेकिन जी वॉन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपनी अज्जुमा के साथ वो सब करने लगता है। अज्जुमा कहती है हम ये सब नहीं कर सकती, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता अपना, तो वो ये सब उसके साथ करने लगता है। अज्जुमा तभी सोचती है कि ये पहले कितना ज़्यादा छोटा था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि अब मुझे ये औरत की तरह देखने लगा है और मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब ये मेरी ही ले रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यू शियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ अपने कॉलेज के बाहर आ रही होती है और तभी उसके पास जीवोन आता है और सारे कॉलेज के सामने पूछता है कि तुम लड़कियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं। देख रहे हो भाई, भाई में कितना ज़्यादा गूदा है और तुम्हें तुम्हारी क्रश से बात करने में ही शर्म आती है और भाई ने पूरे कॉलेज के सामने लड़की को बाहर चलने के लिए पूछ लिया। यू शियोन कहती है कि तुम मुझसे ही ये चीज़ क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुम स्कूल की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हो। तभी उसके आसपास बहुत सारे उसके दोस्त आ जाते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं। यू शियोन कहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्या हम कहीं और चल के बात करें। फिर हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यू शियोन जी वॉन से पूछती है कि तुम मुझे लड़कियों के बारे में क्यों पूछ रहे थे। वो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं। यू शियोन कहती है क्या तुम्हें तुम्हारी एज की कोई गर्लफ्रेंड बनानी है। वो कहता है कि हाँ। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है कि अज्जुमा ने कहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारी एज की लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं आया तो मैं तुम्हें उस चीज़ की परमिशन दे दूंगी, और यहाँ तुम उस चीज़ की परमिशन समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी एज की गर्लफ्रेंड बनानी है तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। फिर वो उसे एक हेयर सैलून ले जाती है और उसके लिए एक अच्छा सा हेयर स्टाइल चूज़ करती है। फिर वो लोग एक क्लोथिंग शॉप पे जाते हैं और जी वॉन अपने लिए कपड़े चूज़ करने लगता है। उसे तभी एक ड्रेस पसंद आती है तो यू शियोन उसे इस ड्रेस के पैसे दे देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तभी हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं और जी वॉन कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें ट्रीट देने की, और ये बोलने के बाद वो मेन्यू देखने लगता है और यू शियोन उसे ही देख रही होती है। तभी उन दोनों की ये डेट खत्म हो जाती है और वो लोग घर जाने लगते हैं और जी वॉन कहता है कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी यू शियोन उसे किस कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी एज की कोई गर्लफ्रेंड बनानी है तो तुम मुझ पर ट्राई कर सकते हो। फिर हमें यू शियोन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ उसके कमरे में स्टार वाले स्टिकर लगा रही होती हैं और वो कहती हैं कि अब तुम मेरे बिना भी पढ़ना सीख चुकी हो। और तभी हमें उसके फादर का सीन दिखाया जाता है जो उसकी बुक पकड़ के कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ें इस बुक में क्यों लिखती हो। और तब हम प्रेजेंट में आते हैं। यू शियोन जी वॉन को किस करने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। जी वॉन कहता है क्या तुम सीरियस हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू शियोन को उसके कमरे में दिखाया जाता है। वो बताती है कि मेरी एक बुरी आदत है, मैं अपनी सारी बातें इस बुक में लिख देती हूँ, अपने जितने भी सीक्रेट हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल में यू शियोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी सीक्रेट बातें उस किताब में लिख रही होती है। तभी वहाँ पे यू शियोन की दोस्त सूजिन आ जाती है और उसको देखने के बाद वो अपनी नोटबुक छुपा देती है। उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम लिख रही थी। वो कहती है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लिख रही थी। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसकी नोटबुक वहीं पर रह चुकी है। फिर वो अपनी नोटबुक ढूंढने आती है और वो वहाँ पर जब देखती है तो उसे उसकी नोटबुक नहीं मिलती। वो सोचती है अरे यार मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं रखी थी। तभी वहाँ पर जीवोन आता है और उसकी नोटबुक देते हुए कहता है अरे ये तो तुम्हारी नोटबुक है। फिर वो कहती है क्या तुमने ये नोटबुक पढ़ी है। वो कहता है कि नहीं नहीं, और ये सुनने के बाद उसकी जान में जान आती है। फिर वो उसे उसकी नोटबुक वापस कर देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें अज्जुमा दिखाई जाती हैं जो कि जीवोन का वेट कर रही होती हैं और तभी वहाँ पर जीवोन आ जाता है। अज्जुमा कहते हैं कि आज तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो और तुम्हारा हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है। जीवोन कहता है हाँ मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गया था। फिर वो कहती हैं कि चलो फिर तुम नहाने चले जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे अपनी दोस्त को कॉल करना है, मैंने उससे वादा करा था। इसके बाद अज्जुमा को ऐसा लगता है जैसे कि जीवोन उससे ज़्यादा अपनी दोस्त की फिक्र कर रहा है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यू शियोन और जीवोन एक लाइब्रेरी में वैसी वाली कॉमिक पढ़ रहे थे और तभी उन दोनों के बीच में सीन गर्म होने लगता है
यू शियोन तभी जी वॉन के कपड़े निकालने लगती है और जी वॉन उसे रोक कर कहता है, अभी हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं और तुम स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। अगर हमें ये सब किसी ने करते हुए देख लिया तो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी यू शियोन कहती है, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर वो जी वॉन के साथ मज़े करने लगती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, अज्जुमा ओवर टाइम कर रही होती है और तभी उनका जूनियर कहता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। तभी अज्जुमा उसे ड्रिंक के लिए पूछती हैं और हमें वो दोनों एक बार में दिखाए जाते हैं। उसका जूनियर कहता है, मुझे कभी लगा नहीं था कि आप मेरे साथ ड्रिंक पाओगी, क्योंकि हमेशा आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। क्या आप किसी प्रॉब्लम में हो? वो कहती है कि हाँ, मुझे एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर वो रोने लगती है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए वो ढंग से चल नहीं पा रही। उनका जूनियर कहता है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? तभी उसे भीड़ में से जी वॉन दिखता है, तो वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है जी वॉन यू शियोन के साथ है और वो ये देखने के बाद थोड़ा बहुत हैरान हो जाती है। तभी यू शियोन पूछती है, ये तुम्हारी क्या लगती है? वो कहती है, ये मेरी मॉम है। वो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। तभी अज्जुमा जी वॉन के चेहरे पे एक लिपस्टिक का निशान देखती है और वो ये समझ जाती है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर वो कहते हैं कि तुम अभी अपने दोस्त के साथ घूमो, और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है। जी वॉन को उसके दोस्त उसकी स्टेप मॉम को लेकर चिढ़ा रहे होते हैं, तो वो अपने दोस्त को पीट देता है। जब वो घर आता है तो वो इस चीज़ के बारे में अज्जुमा को नहीं बताता। वो कहता है, मैं गिर गया था। तभी वो उससे मैग्नेट के बारे में पूछता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मैग्नेट पसंद है? फिर वो उसे गले लगा लेती है पीछे से और कहते हैं कि मैग्नेट भी आपस में ऐसे चिपके रहते हैं। फिर वो हल्का सा रोने लगता है और वो कहती है कि मॉम तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा नहा रही होती है। फिर वो अपने कमरे में कैंडल जलाती हैं और फिर वो अपने बेड पर लेट जाती है और उसे जी वॉन को यू शियोन के साथ देख के बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तभी उनके कमरे में जी वॉन आता है और कहता है, क्या मॉम आप सो रही हैं? वो कहती है कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, चलो हम दोनों सो जाते हैं। फिर वो अपनी अज्जुमा से चिपक के सोने लगता है और कहता है, अज्जुमा जब मैं आपके साथ होता हूँ मेरी फीलिंग कुछ अलग ही होती हैं। फिर वो उसके पास से उठ के जाने लगती है और कहती है, वो सब मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैंने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दी है। लेकिन फिर वो उसे पकड़ लेता है और फिर उन दोनों के बीच में गर्म माहौल होने लगता है। अज्जुमा अपने मन में सोचती है, क्या ये मैं सही कर रही हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी जी वॉन उसके साथ मज़े लेने लगता है और वो दोनों पूरी रात मज़े करते हैं, तुम लोग समझ ही सकते हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा एक लेडी से बात कर रही थी। वो लेडी बताती है किसी ने पाइपलाइन कट कर दी है क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। फिर अज्जुमा कहती है, यार आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तभी हमें जी वॉन को दिखाया जाता है जो कि घर में चिल्ड पानी पी रहा होता है। फिर वो अज्जुमा को देखता है जो कि सोफे पर लेटी हुई होती हैं और उन्हें देखने के बाद उसके अरमान जागने लगते हैं। फिर वो अज्जुमा के साइड में बैठ जाता है। अज्जुमा कहती है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर वो पूछती है, क्या तुम अपनी दोस्त से मिलने नहीं गए? वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ डिसाइड नहीं करी है। वो कहती हैं, तो तुम्हें अपनी दोस्त को वेट नहीं करवाना चाहिए। फिर वो कहती है, जो हमारे साथ रात हुआ था मुझे उसके बाद आपकी लत लग चुकी है। फिर वो अज्जुमा के साथ सेकंड राउंड करने लगता है। ये सब खत्म करने के बाद जी वॉन यू शियोन से मिलने चला जाता है और अज्जुमा अपने बिखरे हुए कपड़े ठा रही होती है। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है। उन्हें लगता है जी वॉन है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो वहाँ पे आंटी निकलती हैं। वो कहती है कि तुम बिना बताए मेरे घर पे कैसे आ गई? वो कहती हैं, पिछली बार तुम्हारी मेरे से बात नहीं हुई तो बस मैं तुमसे बात करने आ गई। वो कहती है कि मैं अभी बात नहीं कर सकती। फिर वो गेट बंद करने लगती है। वो कहती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है फिर से? फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यू शियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अच्छी सी ड्रेस पहन के जी वॉन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। फिर वो नीचे आती है। तभी उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? फिर वो ग्रुप स्टडी का बहाना दे के जाने लगती है। तभी उसके डैड किसी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है जो कि बेंच पे बैठे होते हैं। जी वॉन अज्जुमा के ख्यालों में ही होता है। वो कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? वो कहता है, अरे हाँ हाँ, मेरा ध्यान कहीं और पे था। फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है, चलो हम कहीं और चलते हैं। यू शियोन उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे अपने अंडर गारमेंट्स दिखाने लगती है। इतने ज़्यादा छोटे कपड़े उसने जी वॉन को पटाने के लिए ही पहने थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा का सीन दिखाया जाता है। आंटी कहती हैं, तुम्हें आज क्या हो गया है? फिर वो कहती है, बस तुम 5 मिनट वेट करो, मैं ज़रा कपड़े पहन के आती हूँ। फिर अज्जुमा और आंटी टेनिस खेलने चले जाते हैं और अज्जुमा शॉर्ट स्कर्ट में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी आंटी कहती है, आज तुम कोई सा शॉट खेल क्यों नहीं पा रही? तभी हमें अज्जुमा बेंच पे दिखाई जाती है और वो बस जी वॉन के बारे में ही सोचे जा रही थी। आंटी को
कुछ अजीब सा लगता है। फिर अज्जुमा उससे पूछती है कि ये एडिक्शन क्या होता है। वो बताती हैं कि अगर तुम किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाओ तो वही एडिक्शन होता है। फिर वो सोचती है कि शायद जीवन और मेरे बीच में यही सब चल रहा है। फिर वो सोचती है कि अगर हमारे बीच में जो चल रहा है, अगर ये सोसाइटी को पता चल गया तो वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और यू शियोन और जी वॉन एक होटल में आते हैं और वो लोग रूम बुक करते हैं। फिर वो लोग मज़े करने लगते हैं और यू शियोन को इन सब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो अपनी बुक में यही सब लिखती थी। और फिर वो लोग मज़े करने लगते हैं। अभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा घर का काम कर रही होती हैं। फिर वो सोचती हैं कि जी वॉन के आने से पहले मुझे अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों होटल से बाहर आते हैं और यू शियोन जी वॉन को घर तक छोड़ने आती है। फिर अज्जुमा उन दोनों को ऊपर से देख लेती है और उसे यू शियोन से बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लगती है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और यू शियोन को उसके घर में दिखाया जाता है। वो देखती है घर में उसके डैड नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पे उसके डैड बैठे होते हैं। उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो। फिर वो कहती है अरे मैं तो बस ग्रुप स्टडी करने गई थी अपने फ्रेंड के साथ। फिर ये सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके मुंह पे फ़ोटो फेंकते हुए कहते हैं फिर ये क्या है। जब वो फ़ोटो में जी वॉन को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके पापा कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हो। यू शियोन फिर कहती है कि मुझे आपने पूरी ज़िंदगी एक फ़िश की तरह रखा है। आपने मुझे कभी घर से ठीक से बाहर नहीं जाने दिया और हमेशा मेरी जासूसी करी है और अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और वो कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। और ये सुनने के बाद उसके पापा थोड़ा बहुत घबराने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके फादर की गोल्डन फिश भी यू शियोन ले गई थी और फिर वो एक रिवर में लाके उन्हें छोड़ देती है और कहती है कि तुम भी अब मेरी तरह बिल्कुल आज़ाद हो। फिर हमें अज्जुमा का सीन दिखाया जाता है जो कि सब्जी काट रही होती है और तभी वहाँ पर जीवोन आता है और कहता है कि आप आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई। तभी वो उनकी बैग देखता है और सोचता है कि यू शियोन को अपनी बैग पे हिट करवाना बहुत ज़्यादा पसंद था, क्या अज्जुमा को भी ये पसंद आएगा। फिर वो उनकी बैग दबाने लगता है और अज्जुमा कहती है अरे तुम ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो, मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। वो कहता है कि बस आप थोड़ी देर तक ऐसे ही रहें। फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। अज्जुमा तभी सोचती है क्या आज ये बिना कुछ करे ही जाएगा। तभी हमें उसे बस में दिखाया जाता है और उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो कहता है कि अब तुम्हें पता है क्या यू शियोन अब अकेले रहने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फीमेल वॉशरूम में अज्जुमा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही होती है और तभी वो सोचती है जी वॉन और यू शियोन के बीच में शायद वो सब हो चुका है और अब जी वॉन शायद मुझे लाइक नहीं करता। फिर वो सोचती है अब ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं भी तो यही चाहती थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों को घर में दिखाया जाता है। जी वॉन अभी भी अपने फ़ोन पे अपनी दोस्त से चैटिंग कर रहा था और अज्जुमा को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तभी वो सोचती है कि शायद अब जी वॉन उसे पहले की तरह बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और वो कहती है कि अब मैं बाज़ार से कुछ चीज़ लेने जा रही हूँ। जी वॉन कहता है कि मैं भी चलता हूँ। तभी हमें उन्हें सुपरमार्केट में दिखाया जाता है। अज्जुमा कुछ चीज़ें खरीदती है और वो जी वॉन की तरफ देखती है जो कि अभी भी अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था और उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। फिर वो कुछ चीज़ें खरीद के जाने लगती है और जी वॉन नोटिस करता है कि अज्जुमा का मूड कुछ सही नहीं है। फिर हमें उन्हें घर में दिखाया जाता है। उनका बारिश की वजह से सामान और उनके कपड़े भीग चुके थे। तभी वो कहता है कि शायद तुम्हें अब बात लेना चाहिए और वो कहती है जाओ तुम बात ले लो। लेकिन वो कहता है नहीं मुझे अपनी दोस्त से बात करना है। लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम्हें याद है हम लोग बचपन में साथ में बात करते थे। फिर वो उसके कपड़े निकालने लगती है और हमें उन दोनों को साथ में दिखाया जाता है। अज्जुमा जी वॉन के साथ मज़े करने की सोच रही होती है लेकिन जी वॉन अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि अभी मैं ये सब नहीं कर सकता। अभी उसे उसके दोस्त का नोटिफिकेशन आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अज्जुमा कहती हैं यार उसने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। फिर वो रोने लगती है। फिर हमें जी वॉन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि जब तक अज्जुमा अपने मुंह से नहीं कह देती ये सब करने के लिए मैं उनके साथ ये सब नहीं कर सकता। तभी वो उस बार में पहुंच जाता है जहाँ उसका दोस्त बैठा हुआ था। उसका दोस्त रोते हुए कहता है अरे यार तू आ गया, बस तू ही मुझे बचा सकता है। फिर वो बताता है कि जब शुइन नए घर में शिफ्ट होने वाली थी तो उसने मुझे बताया था और ये बात मैं तुझे मैसेज में बता रहा था लेकिन बॉम्ब ने ये बात सुन ली थी और अब वो कह रहा है कि ये बात वो सारे स्कूल को बता देगा। लेकिन शुइन ने मुझे मना किया था कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी। यार अब बता मैं क्या करूँ। फिर वो कहता है कि तू फिक्र मत कर, मैं अभी शुइन से बात करता हूँ, वो सब समझ जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार है। फिर वो रोते हुए उसे थैंक यू बोलने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें अज्जुमा को दिखाया जाता है जो कि जी वॉन के कॉल का वेट कर रही होती है। फिर वो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो वो सोने लगती है लेकिन उसे जी वॉन के ही ख्याल आ रहे होते हैं और वो सोचती है क्योंकि जी वॉन उसके बेटे से बढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका था। तभी वहाँ पे जी वॉन आता है और वो अज्जुमा को
सोते हुए देखता है। वो कहता है कि अर्जुमा क्या आप सो गई? फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अर्जुमा उसे अपने पास खींच लेती हैं और कहते हैं कि अभी तुम कहीं नहीं जाने वाले। फिर वो दोनों मज़े करने लगते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अर्जुमा अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पे वो अपना काम कर रही होती है। तभी उसका जूनियर उसके पास आता है और वो बताता है कि आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। फिर वो डायरेक्टर के रूम में जाती है। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारा काम बेकार चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ तुम्हारा काम देख के। तुम्हारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। फिर वो चा को कहते हैं कि तुम कंपनी में सेकंड आती हो, लेकिन तुम्हारा काम दिन भर बिगड़ता जा रहा है, तुम्हें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लीडर चा कहती हैं अब तुम देख रहे हो इस बुड्ढे को, ये हमें फिर से लड़ाना चाहता है। फिर वो अर्जुमा से पूछती है तुम्हारी ब्यूटी का राज क्या है? फिर वो कहती है कौन सी? वो प्रोग्रेस। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारी एज जो है वो उल्टी दिशा में चल रही है, तुम्हारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो रही है। ये सुनने के बाद अर्जुमा थोड़ा बहुत शर्माने लगती है। फिर उसे जीवोन के बारे में याद आता है और हमें पता चलता है कि उसकी ब्यूटी का राज जीवोन ही है, क्योंकि उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिर हम अर्जुमा को काम करते हुए देखते हैं और वो जीवोन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती हैं। तभी वहाँ पे उनका जूनियर आता है और बोलता है मैम आप कौन सी क्रीम लगाती हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमक रही है। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाती, शायद मैं अच्छी स्लीप लेने लगी हूँ इसकी वजह से। फिर वो वहाँ से लैपटॉप बंद करके चली जाती है। तभी हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक पैसेंजर के पास एयर होस्टेस आती है और वो कहती है मैम अभी लंच टाइम होने वाला है, कि आप अपनी सीट थोड़ी बहुत आगे कर लोगी ताकि बाकी पैसेंजर को दिक्कत ना आए। वो गुस्से में आके बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। फिर वो पीछे वाली लड़की के पास जाती है और कहती है ए तुम लड़की अपनी सीट आगे करो, मुझे खाना खाना है। लेकिन वो उससे मना कर देती है और कहती है कि मैं सीट अपनी आगे नहीं करने वाली। फिर वो उसे मारने के लिए आती है तो हेयर होस्टेस उसे पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो लड़की हेडफोन लगा के अपना गाना सुनने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि एक शो कर रही होती हैं। उसका जो साथी होता है वो अपना सिरप बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वो सिरप एक चम्मच में लेता है और उसे खाता है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तभी आंटी कहती है लाओ मुझे एक बार ट्राई करने दो, मुझे लगता है कुछ गलत है। फिर वो उसे ट्राई करती हैं और वो उसे थूक देती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और आंटी और उस बंदे का ये रिएक्शन टीवी पे रिकॉर्ड हो जाता है और बंदे उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। आंटी सोचती है यार मेरा काम में मन क्यों नहीं लग रहा। फिर वो सोचती है कि शायद मुझे कोई आदमी ढूंढ के शादी कर लेनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी उसे जीवन के बारे में याद आता है। फिर वो उसके साथ जो लड़का बैठा था वो कहता है अरे मैं भी तो यंग और टॉल हूँ। तभी आंटी के पास एक फ़ोन आता है। वो कहती हैं तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया और तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्जुमा और जीवन का सीन दिखाया जाता है। अर्जुमा फ़ोन कॉल पर बात कर रही होती है और जीवन पीछे से आकर उनके संतरे दबाने लगता है। वो कहती हैं अरे मैं भी फ़ोन कॉल पे हूँ, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहती हैं क्या तुम्हें ये अच्छी लगती है। जीवन कहता है मुझे ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हमें आंटी के साथ यून बेल को दिखाया जाता है। आंटी पूछते हैं कि तुम अचानक से कोरिया में क्यों आ गई, क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। वो कहती है नहीं, अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, बस मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिली है। फिर वो पूछती है क्या तुमने अपने आने के बारे में अर्जुमा को बताया। वो कहती है नहीं, मैं अर्जुमा और ओप्पा को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। फिर आंटी उसे अर्जुमा के घर पर छोड़ देती है और वो आंटी को बाय करती है। फिर वो जब घर में जाती है तो वो घर में बहुत दिनों बाद आ रही होती है, तो उसे अपने और जीवन के बचपन के दिन याद आने लगते हैं। और हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अर्जुमा और जीवन मज़े कर रहे होते हैं। तभी उन्हें यून बेल के आने की आवाज़ आ जाती है और यून बेल जब वहाँ पे आती है वो देखती है उसके मॉम के शूज़ भी यहीं पे हैं। तो वो भाग के मॉम के रूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे अर्जुमा नहीं मिलती। तभी वो जीवन के रूम में जाती है और वो वहाँ पे देखती है जीवन अर्जुमा के कंधे दबा रहा था। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। जीवन कहता है इनके कंधों में दर्द हो रहा था तो मैं इनके कंधे दबा रहा हूँ। तभी अर्जुमा उससे कहती है अरे तुम बिना बताए क्यों आ गई। फिर वो कहते हैं कि मॉम मैं इस सब चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप मेरे लिए डिनर बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तभी हम तीनों को डिनर टेबल पर देखते हैं। यून बेल कहती है अरे यार मुझे ड्रिंक भी लानी चाहिए थी। तभी जीवन कहता है क्या तुम ड्रिंक भी करती हो। वो कहती है हाँ, और मैं सुट्टा भी फूकती हूँ। फिर वो कहती है अरे यार मुझे बहुत कम दिन की छुट्टी मिली है और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीवन और अर्जुमा को
देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रहे होते हैं और वो दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा शांत थे। फिर हमें जीवन को दिखाया जाता है जिसे अज्जू माँ के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो अज्जू माँ को मैसेज करता है। अज्जू माँ वो मैसेज देखती है, उसमें लिखा होता है कि अगर यून बेल सो गई है तो आप मेरे कमरे में आ जाओ। वो समझ जाती है जीवन उसे अपने कमरे में क्यों बुला रहा है। जब वो जाने लगती है तो यून बेल पीछे से बोलती है, मॉम आप आधी रात में कहाँ जा रही हो। फिर वो कहती है बहाना बना के कि मैं बस पानी पीने जा रही थी। फिर वो कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वो उनसे चिपक के चलने लगती है। हम लोग फिर जीवन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अज्जू माँ का वेट कर रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है तो वो गेट खोल के बाहर देखता है और वो वहाँ पर अज्जू माँ और यून बेल को देखता है। वो सोचता है अरे ये यून बेल कैसे जाग गई। फिर वो सोने की ट्राई करने लगता है लेकिन उसके कमरे में यून बेल आ जाती है। वो उससे चिपक के सोने लगती है। यून बेल कहती है ओपा तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट हो चुके हो। तभी जीवन अपने मन में सोचता है अरे अज्जू माँ की जगह ये क्यों आके मेरे पास सो गई। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जीवन ठीक से यून बेल की वजह से सो नहीं पाया होता। तभी वो अपने सामने अज्जू माँ को देखता है जो कि पोछा लगा रही होती है। फिर वो उनके साथ नोटी हरकतें करने लगता है। अज्जू माँ कहती है यून बेल हमें देख सकती है, ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी वहाँ पर यून बेल आ जाती है और ये देखने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी वो कहती है अरे यार तुम इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों निकाल रहे हो। जीवन तभी अज्जू माँ से कहता है कि शायद यून बेल ने अपने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने। फिर वो कहता है कि मैंने घर पूरा साफ कर दिया है तो तुम्हें दिक्कत की बात नहीं है। जीवन कहता है तुम वापस जा सकती हो अपने बेड पे सोने, लेकिन वो कहती है नहीं आज हम लोग मूवी देखने चलेंगे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है। अज्जू माँ उसे स्ट्रिक्टली कहती हैं कि जब तक यून बेल इस यहाँ पे है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। जीवन अज्जू माँ को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मना कर देती हैं और हमें यून बेल का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें पता चलता है कि उसने अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए थे। इसका मतलब उसने अज्जू माँ और जीवन को देख लिया था। तभी वो हेल्प के लिए अपनी आंटी को कॉल करती हैं और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें उन लोगों को मूवी थिएटर में दिखाया जाता है। वो लोग मूवी देखने आए थे। जीवन अपने मन में सोचता है यार मैं खुद पे कंट्रोल कैसे करूँ, अज्जू माँ ने मुझे कुछ भी करने से मना किया है। तभी यून बेल जीवन से पूछती है क्या तुम्हें ड्रिंक चाहिए। वो कहता है हाँ। फिर वो उसके लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। फिर जीवन अज्जू माँ के करीब आता है और कहता है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन अज्जू माँ कहती है अभी हम लोग पब्लिक प्लेस में है, तुम मेरे से ऐसी बातें मत करो। तभी वो लोग मूवी देखने लगते हैं। अज्जू माँ जीवन का हाथ अपने वहाँ पे रख देती है और जीवन समझ जाता है कि अज्जू माँ उससे क्या करने को कह रही है और हम यून बेल को देखते हैं जो कि वहाँ पे सो चुके होती है और जीवन मज़े करने लगता है। तभी वो लोग थिएटर से बाहर आते हैं। यून बेल आके कहती है कि आज तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तभी हम उसे सुट्टा फूकते हुए देखते हैं और जीवन और अज्जू माँ कमरे के अंदर अपने मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि यून बेल वहाँ पे आ जाती है। तभी हम लोगों को उन्हें डिनर करते हुए दिखाया जाता है। जीवन अज्जू माँ को बहला फुसला कर होटल में ले आता है और अज्जू माँ कहती है क्या ये चीज़ हमें करनी चाहिए। वो कहता है हाँ, क्योंकि घर पे हमें यून बेल ये सब नहीं करने देगी। फिर अज्जू माँ के साथ जीवन मज़े करने लगता है और हमें यून बेल का सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से घर पे बैठ के लॉलीपॉप खा रही होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। यून बेल उन दोनों के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो उन दोनों पे बहुत ज़्यादा शक करने लगती है और वो बताती है कि जीवन मॉम का बचपन से लाडला था, लेकिन मेरे को ये नहीं लगा था कि मॉम उसकी इस हरकत पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगी। और वो कहती है कि मुझे ये सब तब पता चला जब हम लोग मूवी देखने गए और हमें पता चलता है कि यून बेल उस समय सोई नहीं थी और उसने जीवन को ये सब करते हुए देख लिया था। अभी जीवन और अज्जू माँ घर वापस आ जाते हैं और यून बेल कहती है ओप्पा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वो लोग एक बेंच पे आ जाते हैं। अभी यून बेल अपनी पॉकेट में से कुछ निकालने लगती है। जीवन को लगता है कि वो यहाँ सुट्टा फूकना ही है, लेकिन वो लॉलीपॉप निकालती है और वो कहती है कि अब मैंने फूकना बंद कर दिया है। फिर वो कहती है कि ओप्पा मुझे आपके और मॉम के रिलेशन के बारे में पता है। वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। फिर वो कहती है कि इतना इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। वो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा। फिर वो कहती है तो तुम्हारे गले पे निशान कैसा है। फिर वो कहता है अरे मैं तो पकड़ा गया। फिर वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो तो तुम मेरी मॉम के साथ नहीं रह सकते। वो कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। यूनविल कहती है मैं कुछ दिनों के लिए अज्जू माँ को अपने साथ दादी के घर लेके जाऊंगी और तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। वो कहता है यार मैं अज्जू माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मुझे नींद भी नहीं आएगी। यूनविल कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस रिलेशनशिप को कैसे एंड करोगे, लेकिन तुम्हें ये सब बंद करना ही होगा। फिर वो उसके मुंह में लॉलीपॉप ठूसते हुए कहती है कि एक एडिक्शन से बचने का बस एक ही तरीका है कि तुम उसे किसी दूसरे की तरफ शिफ्ट कर दो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और हम लोग जीवन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा
गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर हमें एक अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा और यूनविल उसकी दादी के घर जाने लगते हैं और अज्जुमा कहती है, क्या हमारा ज़रूरी है बिना बताए जीवोन को जाना? वो कहती है, मॉम आप बहुत ज़्यादा भोली हो और इसलिए जीवोन आपके साथ मज़े करता रहता है। फिर वो लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वो बताती है कि मैंने वहाँ पे एक बेबी सिटर छोड़ा है। तभी हम लोग जीवोन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होता है, क्योंकि यूनविल ने अब अज्जुमा के साथ उसे करने को सब कुछ मना कर दिया है। वो याद करता है कि यूनविल ने कहा था कि एक लत को हराने का यही तरीका है कि तुम किसी दूसरी लत की तरफ चले जाओ, और वो इनडायरेक्टली खुद का हिंट दे रही थी। फिर वो सोचता है, अबे यार अब क्या करूँगा मैं। फिर वो घर जाता है और वो वहाँ पे खाना बना हुआ देखता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मेरी अज्जुमा कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो जाते जाते अभी मेरे लिए खाना बना के गई। फिर वो खाना खाने लगता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे आंटी थोड़ा स्लिप हो गई थी। वो आंटी का वाला पार्ट देख लेता है और उसकी आंटी पूछती है, तुमने तो कुछ देखा नहीं? लेकिन वो गुड बॉय बनते हुए कहता है, नहीं नहीं आंटी मैंने सब कुछ देख लिया। फिर वो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, अरे तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। जीवन पूछता है कि आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो बोलती है कि अज्जुमा यहाँ पे नहीं है तो मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूनविल ने आंटी को फ़ोन करके कहा था कि मैं माँ को लेकर दादी के घर जा रही हूँ तो तुम ओप्पा का ध्यान रखना। फिर वो अपनी अज्जुमा से कहती है कि मॉम क्या आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती कि आप ओप्पा के साथ ऐसा रिलेशन बना रही हो? वो कहती है, तुम सडनली ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो बताती है कि ओप्पा बचपन से जो चाहते हैं उन्हें वो मिलता रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसे आंटी के साथ दिखाया जाता है जो कि मज़े से खाना खा रहा होता है। वो पूछता है, क्या आंटी आपने ये सारा खाना बनाया है? लेकिन वो कहती है, नहीं नहीं मैंने ये सब बाहर से ऑर्डर करा है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खाना खाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि आंटी बर्तन वॉश करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें ये काम नहीं आता था। तो जीवन कहता है कि ये काम मैं कर देता हूँ, आप बस ड्रायर में जाके कपड़े निकाल लाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि आंटी और वो एक हॉरर मूवी देख रहे थे और आंटी बहुत ज़्यादा डरने लगती हैं। फिर वो उसे चिपकने लगती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जीवन एडिक्शन वर्ड सर्च कर रहा था क्योंकि उसे उसकी अज्जुमा की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी थी। फिर वो अज्जुमा के बारे में याद करके थोड़ा बहुत उदास हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आंटी वहाँ से जाने लगती है और वो कहती हैं कि तुम सोने से पहले गेट अच्छे से बंद कर लेना, अगर तुम्हें नींद ना आए तो मेरे को फ़ोन कर देना। तभी वो आंटी उसका उदास चेहरा देखती हैं और उसके पास बैठती हैं और बोलती हैं, अरे यार तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे से अपनी बात शेयर कर सकते हो। फिर वो दोनों घर पे ही पीने लगते हैं और जीवन उसे अपने और अज्जुमा के बारे में बताने लगता है और आंटी कहती हैं, अरे यार मुझे अज्जुमा से बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि उसके पास तुम हो। फिर वो उसको बताने लगता है कि मैं अज्जुमा से बहुत ज़्यादा आदी हो चुका हूँ और यूनविल ने हम सबको वो करते हुए देख लिया और फिर उसने मुझे अज्जुमा से दूर रहने को कहा। फिर वो थोड़ा बहुत रोने लगता है लेकिन आंटी को हम लोग देखते हैं जो कि सो चुकी थी। फिर वो जीवन थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और आंटी से कहता है, आंटी फिर मैं आपको कभी अपनी बात नहीं बताऊंगा। फिर आंटी कहती है, अरे यार तुम तो गुस्सा हो गए। फिर वो बाहर से अपने और आंटी के लिए कुछ खाने लाता है और उनके पास बैठ जाता है लेकिन आंटी तभी उसे किस कर देती हैं और जीवन भी मूड में आ जाता है। फिर उन दोनों के बीच में कुछ होने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आंटी बाथरूम में जाकर रात के बारे में ही सोच रही होती हैं। वो सोचती हैं, क्या मैं पागल हो चुकी थी, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए थी। फिर वो सोचती हैं कहीं जीवन को ये सब याद तो नहीं रहेगा। फिर हम आंटी को इवनिंग में देखते हैं जो कि अपने घर आ रही थी और वो देखती हैं कि जीवन उनका इंतज़ार कर रहा है। वो कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो? वो कहता है, हाँ मैंने आपको कांटेक्ट भी करा था लेकिन आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनकी नज़र उसके बैग पे जाती है, बोलती है इसमें क्या है? वो बोलता है बस इसमें एक ड्रेस है। फिर आंटी कमरे में जाकर जीवन की ड्रेस पहनती हैं। वो सोचती हैं ये कैसी ड्रेस है। फिर वो जीवन को पहन के दिखाती हैं। वो कहते हैं, आंटी आपका फिगर कमाल का है, मैंने कहा था आप पे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर आंटी कहती है, अरे यार ये कैसी ड्रेस है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन जीवन को आंटी को देख के तो भवंडर उठ जाता है उसके मन में। फिर वो आंटी को अलग अलग एंगल से देखने लगता है और कहता है, आंटी आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। फिर वो आंटी के साथ एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है कि आंटी आपने ही मुझे इस चीज़ की परमिशन दी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आंटी की लेने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट दिन आंटी को उनके काम पे दिखाया जाता है और वो अपना कमर्शियल ऐड कर रही होती हैं। वो कहती हैं आज की होस्टिंग मैं करूँगी, लेकिन तभी उनकी बॉडी में कुछ होने लगता है और तभी हमें जीवन को स्टूडियो के बाहर बैठा हुआ दिखाया जाता है जिसके हाथ में रिमोट था और वो रिमोट का बटन दबाता है। तभी उसका साथी उसका प्रोडक्ट चला कर दिखाता है और आंटी से उसके प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए कहता है। आंटी उसके प्रोडक्ट के बारे में बोल रही होती है लेकिन उनकी बॉडी में कुछ लगाया हुआ था
इसकी वजह से उनकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और तभी उनका साथी सोचता है कि शायद आज आंटी की तबीयत ख़राब है। तभी हम जीवॉन को देखते हैं जो कि सोचता है कि बस आंटी ही हैं जो मुझे मेरी अज्जुमा की लत से छुटकारा दिला सकती हैं। और आंटी को दिखाया जाता है जो कि इस हालत में भी रजिस्ट करती हैं क्योंकि उनकी वीडियो लाइव थी और इसलिए वो उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देती हैं। और प्रमोशन करने के बाद उनका सूट ख़त्म हो जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाती हैं और उनके अंदर जो डिवाइस लगी हुई थी उसे हटाती हैं। तभी वहाँ पे जीवॉन आ जाता है। वो कहती हैं, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? वो कहता है, नहीं, हमें कोई नहीं देखेगा। फिर वो आंटी के कपड़े उतारने लगता है और उनके साथ मज़े लेने लगता है, जहाँ पे जीवॉन उस डिवाइस का यूज़ करते हुए आंटी का पानी निकाल देता है। तभी हमें उसका साथी दिखाया जाता है। उसका बॉस पूछता है कि आंटी कहाँ है? वो कहता है कि वो वॉशरूम में है। फिर वो कहता है कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है और इतना सारा काम करने की वजह से उनकी शायद हालत ख़राब हो चुकी है। फिर उनका बॉस कहता है कि तुम आंटी से कह देना कि उनका लाइव वीडियो आज बहुत सारे लोगों ने देखा। तभी वो फीमेल वॉशरूम के बाहर आ जाता है और उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। उसे लगता है कि आंटी अंदर जाके रो रही हैं, लेकिन कहती है, ओपा चलो उठने का टाइम हो गया। और मॉम बाहर तो किंग आंटी तो जीवॉन के ऊपर बैठी थी और वो लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। आंटी तभी कहती है, तुम वादा करो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आओगे। फिर वो उसे किस कर देती हैं और फिर वो बाथरूम से बाहर आ जाती हैं। और जब वो उसे देखती हैं तो वो बोलता है कि आप इतनी देर तक अंदर क्या कर रही थी? वो कहती हैं, बस मेरा पेट ख़राब था। फिर वो उसे कुकीज़ देता है और तभी वो कहती है कि शायद हमें कहीं और चलना चाहिए। वो आंटी को ड्रिंक के लिए पूछता है लेकिन वो बताती हैं कि मुझे आज मेरे नेफ्यू को लेने जाना है। वो कहती हैं, अच्छा नेफ्यू को? वो कहती हैं, हाँ, बस वो बच्चा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चली जाती हैं ताकि जीवॉन बाहर निकल पाए। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। आंटी जीवॉन को घर छोड़ देती हैं और फिर वो उससे कहती हैं कि अगर तुम्हें रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस तुम मुझे कॉल कर देना। फिर जीवॉन उनकी कार में से उतर जाता है। फिर हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि कहती हैं, जीवॉन के साथ रहने की वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तभी हमें जीवॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में आंटी के ही ख्याल आ रहे होते हैं। वो आंटी के बिना सो ही नहीं पाता। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो यून विल को वो अपने ऊपर देखता है। वो बोलता है, अरे तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और यून विल को ऐसी पोजीशन में देख के उसका पोपट खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। तभी वो बाहर जाता है और वो वहाँ पे अज्जुमा को देखता है। अज्जुमा कहती हैं कि हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, क्या हमें बीच पर चलना चाहिए? और बीच का नाम सुनते ही उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। तभी वो उसके चेहरा पकड़ती है और कहती हैं, अरे यार, तुमने अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा क्या? तुम्हारी स्किन भी सूख चुकी है, क्या तुमने ढंग से खाना नहीं खाया? तभी वहाँ से यून विल निकल के आती है और उन दोनों को ऐसे देख के वो मॉम को डांटने लगती है और कहती है कि मॉम, मुझे लगता है कि आप में ही कमी है। आप गांव में भी जीवॉन का नाम ही चिल्ला रही थी और मुझे लगता है कि आप ही ऐसा सब कर रही हो। फिर वो कहती है कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो सोसाइटी आप लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी वो अपने ओपा से बोलती है, क्या लगता है कि हमें बीच में जाना चाहिए? वो कहता है, हाँ, हमें जाना चाहिए। फिर यून विल कहती है कि फिर हमें आंटी को भी बुलाना चाहिए क्योंकि बचपन में वो हमारे साथ बीच में और घूमने जाती थी और उन्हें ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अज्जुमा कहती है, नहीं, अब आंटी को इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर यून विल कहती है, फिर आपको जीवॉन से कहना चाहिए। जीवॉन, आप पूछना आंटी से, वो तो आपकी बात ज़रूर सुन लेंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आंटी को स्विम सूट चूज़ करते हुए दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें लग रहा था कि जीवॉन उनके साथ अकेला बीच पर जाएगा और वो कहती हैं कि जीवॉन के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवॉन और उसके दोस्त का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे शियोन वाले ग्रुप में ऐड कर लो, फिर मैं तुम्हें लड़कियों के साथ डेट पे लेके जाऊंगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, बस वो अपनी अज्जुमा का मैसेज देख रहा था। तभी वहाँ पे अज्जुमा आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि हम लोग रेडी हैं चलने के लिए। तभी वो उनके पास जाता है और कहता है, ठीक है। जीवॉन का दोस्त इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की को जीवॉन के साथ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये कौन है? तभी वहाँ पर आंटी आती है और आंटी को देखने के बाद तो वो बिल्कुल लट्टू हो जाता है। वो कहता है, इसे तो मैंने टीवी पे भी देखा है। आंटी अज्जुमा से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलती हैं कि मैं जीवॉन के साथ बीच पे जा रही हूँ। फिर वो आंटी कहती है, अरे यार जीवॉन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर आंटी कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये भी हमारे साथ चल रही है? फिर वो बोलता है कि जल्दी जल्दी मैं बताना भूल गया। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुका होता है। वो दोनों जीवॉन के साथ अकेले बीच में जाना चाहती थी और तभी उन दोनों के बीच में जीवॉन आ जाता है। वो कहता है, अब हमें चलना चाहिए। फिर अज्जुमा कहती है कि तुम मेरी कार में चलोगे। इस पे आंटी बोलते हैं, नहीं नहीं, जीवॉन मेरी कार में जाएगा। फिर जीवॉन कहता है कि शायद मुझे आंटी की कार में जाना चाहिए क्योंकि वो अकेली है। और हम जीवॉन के दोस्त को देखते हैं जिसे सबने अकेला छोड़ दिया है और ये सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता है।
हमें उनकी गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। यूनविल सोच रही होती है कि मैंने ये बहुत ज़्यादा अच्छा करा कि मैं जी वॉन और अज्जुमा को अपने साथ ले आई, वरना अगर मैं उन्हें घर छोड़ देती तो वो लोग स्टार्ट हो जाते और मैं आंटी को भी अपने साथ ले आई। तभी हमें अज्जुमा का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो एक कार से टकराने ही वाली होती है। तभी उस कार का ड्राइवर उसे डांट देता है, लेकिन अज्जुमा का चेहरा देख के उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि अज्जुमा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और हमें पता चलता है कि अज्जुमा इसलिए इतने ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि जी वॉन ने आंटी के साथ आना चूज़ करा और वो आंटी की कार में था। दिखाया जाता है कि आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तभी जी वॉन आंटी से पूछते हैं कि आप और अज्जुमा तो बचपन से दोस्त हो ना? वो कहती है कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बोलता है मैं तो बस ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर वो बताती है कि हाँ, मैं और अज्जुमा हाई स्कूल से दोस्त हैं और वो बचपन से ही ऐसी है। वो पूछता है कैसी है? फिर वो बताती है कि अज्जुमा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो हमेशा फर्स्ट आती थी और वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी भी थी। इसलिए स्कूल के काफ़ी सारे लड़कों ने उन्हें प्रपोज़ भी करा, लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अपने रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। लेकिन अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, जब से वो तुमसे मिली है वो बहुत ज़्यादा बहकी सी हो गई है और मुझे इसी बात की चिंता होने लगती है। अभी हमें बीच का सीन दिखाया जाता है। आंटी और जी वॉन अपने कपड़े चेंज करके आ जाते हैं और आंटी का फिगर देख के सब लौंडे उन्हें ही देखने लगते हैं। तभी उन दोनों के सामने अर्जुमा आती है और जी वॉन अर्जुमा को देख के कहता है कि आप पे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी आंटी कहती हैं अरे तुमने इतनी ज़्यादा छोटी ड्रेस क्यों पहनी? तभी आंटी कहती है बस ये मैंने ऐसे ही ले ली थी, लेकिन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि इसे ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। फिर आंटी और अर्जुमा के बीच में ड्रेस को लेकर लड़ाई होने लगती है और जी वॉन उन दोनों को देख रहा होता है। तब यून बेल आती है और कहती है ओ पाप अर्जुमा को ऐसे मत देखो, मेरी नज़र आप पे ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चारों लेट चुके होते हैं और आंटी कहती हैं जी वॉन क्या तुम मेरी बैग पर सनस्क्रीन लगा सकते हो? वो अपनी अज्जुमा से कहता है क्या मैं लगा सकता हूँ? वो बोलती हैं जो करना है वो करो। फिर वो यूनविल से पूछता है, वो भी यही कहती है और फिर वो उनकी बैग पे सनस्क्रीन लगाने लगता है और हमें अज्जुमा का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर हम उन चारों को वॉलीबॉल खेलते हुए देखते हैं और खेलते वक्त जीवॉन के फेस पे बॉल लग जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है और बेहोश होते वक्त उसे अपने आगे दो बड़े बड़े मेलन्स दिखते हैं और वो अज्जुमा की गोद में उठता है और वो उठते ही पूछता है आंटी और यूनविल कहाँ गए? वो बोलती है वो तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने गए हैं। अज्जुमा कहते हैं कि शायद मेरे जाने की वजह से आंटी तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब आ गई हैं। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसे गले लगा लेता है और कहता है अज्जुमा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा। फिर वो कहती है तो तुमने मुझे फ़ोन कॉल क्यों नहीं करा? फिर वो उसे किस करके कहता है कि अज्जुमा आपको याद है बचपन में आपको ऐसे ही किस करा करता था और आप मुझे बिलीव करती थी? वो कहती है हाँ, लेकिन तब तो तुम बच्चे थे और अब तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो। जीवन कहता है कि हाँ यही बात है, तो अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। फिर वो उन्हें लिप टू लिप किस कर देता है और कहता है क्या आप मुझे बिलीव करती हो? अब वो कहते हैं कि हाँ। तभी वहाँ पे आंटी आ जाती हैं और आते ही जी वॉन को गले लगा लेती है और कहती हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट किया, मुझे माफ़ कर देना। जुमा बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है उन दोनों को इतना ज़्यादा करीब देख के। फिर आंटी जी वॉन को लेकर अपने साथ चली जाती हैं और अज्जुमा कहती हैं ये दोनों बहुत देर से चिपके हुए हैं, क्या उसे ऐसा लगता है कि जी वॉन उसका बेटा है? तभी आंटी कहती हैं तुम बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगे? यून विल भी अपनी मॉम के लिए फ्लेवर निकाल रही होती है, लेकिन तब वो पीछे मुड़कर देखते कि अज्जुमा वहाँ पे नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आंटी जी वॉन के लिए वेनिला फ्लेवर निकाल रही होती है, लेकिन अज्जुमा कहती है उसे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है और उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है। और तभी अज्जुमा स्कैरी फेस बना के कहती है जी वॉन तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर भी पसंद है। और ये देखने के बाद अज्जुमा आंटी को जलाने लगती हैं। तभी आंटी जी वॉन का हाथ पकड़ती हैं और उसे बाहर लेके आ जाती हैं। जी वॉन पूछता है क्या आप मेरे से नाराज़ हो? वो बोलती है नहीं, मैं तो बस नाराज़ होने का नाटक कर रही थी। फिर वो उसे किस कर देती हैं और कहती हैं कि तुम रात में अपना रूम खोल के रखना और मेरा इंतज़ार करना। फिर हमें अज्जुमा दिखाई जाती हैं जिन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और वो जी वॉन के बारे में ही सोच रही होती हैं और दूसरी तरफ जी वॉन आंटी की ले रहा होता है। फिर आंटी उसे अपना मिल्क पिलाने लगती हैं और फिर हमें अज्जुमा दिखाई जाती हैं जो जी वॉन को रात में उसके कमरे में देखने जा रही थी और तभी उसके कमरे के बाहर से उन्हें बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और वो उसका कमरा खोलने ही वाली होती हैं। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिन्हें भनक हो गई थी कि यहाँ पे कोई आने वाला है। जी वॉन पूछता है अज्जुमा ये क्या आप हो? फिर वो उसके कमरे में आ जाती हैं और आते ही वो विंडो के पर्दे को हटा कर चेक करती हैं।
फिर वो जीफोन के पास आती हैं और उसकी बेडशीट उठाती हैं। जीफोन बिल्कुल ही नंगा था। वो पूछती है तुम नंगे क्यों हो? वो कहता है ऐसे ही। जीफोन कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन अज्जुमा कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम अपने कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। फिर हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम की साइड छुप गई थी और वो कहती हैं कहीं हमें अज्जुमा ने देखा तो नहीं। फिर हमें उन्हें बीच में दिखाया जाता है। आंटी उनके फुटस्टेप को फॉलो कर रही होती हैं और तभी अज्जुमा जीवोन से कहती है कि चलो अब हम करते हैं। उसे इस बात का मतलब समझ में नहीं आता। अज्जुमा उसे पत्थरों के पीछे ले जाती हैं और जीवोन के साथ मज़े करने लगती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि आंटी उन दोनों को ढूंढ रही होती है और उनकी आवाज़ सुन के अज्जुमा जीवोन को पानी के अंदर ले जाती है। जब आंटी को वो दोनों नहीं मिलते तो वो वहाँ से चली जाती हैं और जीवोन अपनी अज्जुमा की पानी के अंदर ही ले रहा होता है। वो उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़े करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन आंटी और जीवोन को बीच में बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर यूनविल और अज्जुमा आती हैं। यूनविल अज्जुमा से कहते हैं कि मॉम चलो हम लोग सर्फिंग करते हैं। तभी अज्जुमा कहती है ठीक है और तभी आंटी अज्जुमा को देखने के बाद जीवोन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम लोग जाओ सर्फिंग करने, मैं तो बस जीवोन के साथ ही रहूंगी। ये सुनने के बाद अज्जुमा आंटी को देखती हैं लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती और ये देखने के बाद आंटी सोचती हैं कि आज अज्जुमा बहुत ज्यादा चेंज लग रही हैं। हम लोग जीवोन और आंटी को देखते हैं। जीवोन ने आंटी को पूरा रेत के नीचे दबा दिया होता है और तभी यूनविल सर्फिंग करके थक जाती है और वो जीवोन के पास में आके बैठ जाती है। फिर वो जीवोन से कहती है ओप्पा मैंने आपको देखा, आप सारा टाइम मॉम को ही देख रहे थे। तभी जीवोन कहता है कि नहीं मैं नहीं देख रहा था। तभी यूनविल हमारे जीवोन से कहती है ओप्पा क्या आपको याद है जब हम लोग बचपन में बीच में आए थे, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए मैं जंगल के अंदर तक चली गई थी और आप मेरे पीछे आए लेकिन मैं वहाँ पे छुप गई थी और आप मुझे ढूंढ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि आप वापस चले जाएंगे, लेकिन जब मैं रात में घर पहुंची तो मुझे पता चला कि आप जंगल के अंदर अभी भी मुझे ढूंढ रहे हो। लेकिन जब मॉम को पता चला कि आप जंगल के बहुत सारा अंदर तक जाके खोज चुके हो तो उन्होंने उस दिन बहुत सारे आदमियों को फोन करा ताकि वो आप लोगों को ढूंढ सके और सुबह उन्होंने आपको ढूंढ लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि आप मॉम को बता दोगे कि आप मेरी वजह से इतने ज्यादा जंगल के डीप में चले गए थे लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया और ये देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा आपके लिए, क्योंकि आप मेरी वजह से इतना ज्यादा जंगल के अंदर चले गए थे और आपको बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता था। और उसके बाद हमारी काफी ज्यादा अच्छी बनने लगी और मुझे अब लगता है कि तुम मेरी मॉम को लाइक करते हो, एक मॉम की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह। यूनविल जीवन से कहती है क्या ये सब सच है? तभी जीवन कहता है कि हाँ मैं अज्जुमा को लाइक करता हूँ एक औरत की तरह। ये सुनने के बाद यूनविल कहती है ओ पाप तो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उन सभी को घर पे देखते हैं। तभी यूनविल कहती है कि मॉम आज आप खाने में क्या बनाने वाली हो? तभी हमारी अज्जुमा कहती है कि आज तो सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके हैं, जीवोन और आंटी को बाहर से जाके सारे इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे। तभी आंटी कहते हैं कि मेरी कार खराब हो चुकी है, लेकिन तभी अज्जुमा उसे अपनी कार की चाबी देते हुए कहते हैं कि ये लो मेरी कार की चाबी, मेरी कार ले जा सकती हो। और ये देखने के बाद आंटी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि जब ये मुझे जीवोन के साथ देखती थी टाइम स्पेंड करते हुए तो ये मुझे घूर के देखती थी, लेकिन अब इसे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तभी आंटी जीवोन से कहते हैं कि चलो हम दोनों बाहर चलते हैं और हम लोग उन्हें कार में देखते हैं। लेकिन तभी जीवन कहता है कि आंटी शायद हम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आंटी कहते हैं कि अगर तुम एक मछली को एक डॉगी के साथ छोड़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो डॉगी उस मछली के साथ क्या करेगा। तभी वो अपनी सीट बेल्ट खोलती हैं और जीवन के ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर आंटी और जीवन ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और जीवन और आंटी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है ट्रेनिंग करने में। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें आंटी और अज्जुमा का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा को दो लड़के बाहर चढ़ने के लिए पूछ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हैं, तुम हमारे साथ चल सकती हो। और तभी वहाँ पे एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे जीवन आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों पागल क्या कर रहे हो। तभी वो दो बंदे कहते हैं कि तुम्हारा इनके साथ क्या रिलेशन है, और ये सब चीजें आंटी भी देख रही होती है। और तभी जीवन कहता है कि ये मेरी मॉम है। और ये सब सुनने के बाद वो दो बंदे वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम लोग उन्हें डिनर टेबल पे देखते हैं। यूनविल कह रही होती है मॉम आपको उन दोनों लड़कों को छोड़ना नहीं चाहिए था। और तभी वहाँ पे अज्जुमा कहती है कि कोई बात नहीं, जीवन ने आके मुझे बचा लिया था। और तभी यूनविल बोलती है क्या ओपा आपने अज्जुमा को बचाया, आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ये बोलने के बाद वो अपना ग्लास पी लेती है और तभी वो एक और ग्लास ड्रिंक मांगती है। लेकिन तभी आंटी कहते हैं कि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी चुकी हो। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे और भी पीना है। लेकिन वो देखती है कि ड्रिंक तो सारी खत्म हो चुकी है। फिर वो कहते हैं कि आप लोग यहीं रुको। फिर वो कपड़े पहनती है और ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। और वो कहते हैं कि जीवन तुम मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी यूनविल जीवन से कहते हैं क्या तुमने उस चीज के बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। तभी जीवन
कहता है क्या तुम अर्जुमा के बारे में बोल रही हो। और तभी यूनबिल बताती है कि जब मैंने तुम लोगों को इस कंडीशन में देखा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, इसलिए मैं अर्जुमा को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अर्जुमा से दूर नहीं हो सकते क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। वो कहता है कि हाँ। और तभी यूनबिल कहती है कि कल मैं जर्मनी चली जाऊंगी तो तुम्हें अपनी दूरी मॉम से वैसे ही रखनी पड़ेगी जैसे अभी चल रही हैं, और मॉम तुम्हें मना नहीं कर सकती, तो तुम्हें ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और तभी हम लोग सुबह सुबह यूनबिल को जर्मनी जाते हुए देखते हैं। अर्जुमा उसे छोड़ना आई होती हैं और तभी वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है। अर्जुमा कहते हैं कि जी वॉन अपनी क्रैश की वजह से तुम्हें अलविदा करने नहीं आ पाया। तभी यूनबिल बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे जो उनसे कहना था मैं रात ही कह चुकी हूँ। और तभी वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम अपना और जी वॉन का ध्यान रखना और आप जी वॉन के साथ ढंग से रहना। तभी हम लोग अर्जुमा को देखते हैं जो कि अपने कार के पास आती हैं और उनकी कार पे कुछ लगा हुआ होता है और वो कहते हैं कि मेरी कार पे ये चीज कब लग गई। फिर वो अपनी कार के अंदर जाती हैं और बैक कैमरा खोलती हैं। बैक कैमरे में सारी वीडियोस होती हैं जो भी कार में हो चुका है उस चीज की। फिर वो वीडियो देखने लगती हैं और जब वो एक वीडियो ओपन करती हैं उसके अंदर से उन्हें आंटी और जी वॉन की ट्रेनिंग की आवाजें आने लगती हैं और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अर्जुमा को एक कॉफी शॉप में देखते हैं। तभी वहाँ पे आंटी भी आ जाती हैं और वो अर्जुमा के सामने जाकर बैठ जाती है। और तभी अर्जुमा आंटी से कहते हैं कि तुमने जी वॉन के साथ मेरी कार में ट्रेनिंग क्यों करी। और ये सुनने के बाद हमारी आंटी कहती हैं कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन तभी अर्जुमा कहते हैं कि मैंने सब कुछ बैक कैमरे में देख लिया है। और बैक कैमरे का सुन के आंटी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तभी आंटी अर्जुमा से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, शुरू में तो मैं ये सब करके तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन जी वॉन के साथ मुझे ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ये सुनने के बाद अर्जुमा कहते हैं कि आंटी मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तभी आंटी कहते हैं कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मुझे एक बात बतानी थी। भले से मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा जलन होती थी क्योंकि तुम्हारे पास एक जीवन जैसा बेटा है। हालांकि वो तुम्हारा रियल सन नहीं है, लेकिन जब मैं अकेली रहती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती थी और मुझे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी। लेकिन जब से जीवन मेरी लाइफ में आया है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है उसके साथ, और मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है उसके आने के बाद। और वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। और ये सब सुनने के बाद अर्जुमा कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या तुम उसकी आंटी हो। लेकिन तभी आंटी कहते हैं कि तुम भी तो उसकी मॉम हो और तुम अपने लड़के को ऐसी नज़र से कैसे देख सकती हो। और ये सुनने के बाद अर्जुमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खड़ी हो जाती हैं। और तभी आंटी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे सकती। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें जीवन का सीन दिखाया जाता है जो कि बर्तन धो रहा होता है और तभी वहाँ पे अर्जुमा आती है। जीवन कहता है कि अर्जुमा के आप यूनविल को अलविदा करके आ गई, लेकिन वो सामने से कुछ भी जवाब नहीं देती। और तभी जीवन कहता है कि आज मैंने खाने में टोफू बनाया है तो हमें साथ में बैठ के खाना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा विल पावर नहीं है और मैं अभी सोने जा रही हूँ। फिर वो अपना गेट बंद कर लेती है और जीवन अपने मन में सोच रहा होता है कि आज अर्जुमा ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। और तभी हम लोग अर्जुमा का ही सीन देखते हैं जो कि शावर ले रही होती हैं और वो आंटी की बात याद करती हैं कि जीवन तुम्हारा बेटा है क्या, फिर उससे आगे बढ़ चुका है। तभी हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जीवन अपने मन में सोच रहा होता है कि रात अर्जुमा का मूड काफी ज्यादा ऑफ था और अब शायद सही हो गया होगा। फिर वो उनके रूम में जाता है, लेकिन वो देखता है कि अर्जुमा शायद पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं। फिर वो भी अपने स्कूल के लिए जाने लगता है और वो अपने मन में ही अर्जुमा के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसके पास एक कार आके रुकती है और वो कहती है कि क्या तुम अर्जुमा के बेटे हो। तभी हमारा जीवन कहता है कि हाँ। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को जानती हूँ, चलो मैं तुम्हें स्कूल के लिए छोड़ देती हूँ। इसलिए जीवन उनकी कार में बैठ जाता है। फिर जीवन पूछता है कि आप मेरी अर्जुमा को कैसे जानती हो। और तभी वो लेडी कहते हैं कि अर्जुमा मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त है और मैं उससे एक बार मिली थी। फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे और अर्जुमा के रिलेशनशिप के बारे में पता है। और ये सुनने के बाद जीवन बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है, उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाता है। तभी वो लेडी अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत लगे तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमें इस लेडी का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है यूंग जांग ही। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आंटी को रनिंग करते हुए देखते हैं जो कि अपनी और अर्जुमा की बातों को सोच रही होती हैं। और तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग अर्जुमा को देखते हैं जो कि बारिश में भीगते हुए घर आई होती हैं। और तभी जीवन उनको टॉवल देने लगता है, लेकिन वो जीवन को इग्नोर करने लगती हैं। और तभी वो अपने कमरे में चली जाती हैं और हम लोग जीवन को देखते हैं जो कि पढ़ाई करते हुए भी अर्जुमा के बारे में ही सोच रहा होता है। और तभी हम लोग अर्जुमा को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि मुझे जीवन से अपनी दूरी बनानी होगी वरना मैं उसकी जिंदगी कहीं खराब ना कर दूं। जीवन पढ़ाई करते हुए यूनबिल की बात को याद करता है और उसे पता चल जाता है कि
अर्जुमा उससे नाराज क्यों है। फिर वो उनके रूम के बाहर जाता है और वो उनका रूम खोलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि ये लॉक हो चुका है। फिर वो सोचता है कि अर्जुमा ने कभी भी अपना रूम लॉक नहीं करा मेरे लिए। और तभी हम लोग अर्जुमा को अंदर देखते हैं, जो कि अपनी और जीवोन की फोटो पकड़ के कुछ सोच रही होती है। वो कहती है क्या मुझे जीवोन की औरत बन जाना चाहिए, क्या फिर मुझे इसकी मॉम बन के रहना चाहिए। और ये सब सोचने के बाद उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में होती है। और तभी हम लोग सुबह का सीन देखते हैं। फिर हमें जीवोन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में से निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पे खाना बन चुका है। और तभी वहाँ पे अर्जुमा ने एक नोट छोड़ा होता है, जहाँ वो उस लेटर को उठाता है और पढ़ता है। उस पर लिखा होता है कि आज मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं जल्दी से निकल चुकी हूँ और तुम्हारा दिन स्कूल में काफी ज्यादा अच्छा हो। और हम लोग जीवोन को बस में देखते हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ ही जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज अर्जुमा का फिर से बिहेवियर कुछ ज्यादा ही चेंज था और वो बहुत ज्यादा जल्दी जाने लगी हैं। तभी वो उस लेडी के बारे में सोचता है जिसने उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है। फिर वो कार्ड निकालता है और उस कार्ड पे फोन लगाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग उस लेडी को स्पा में देखते हैं जो कि मसाज ले रही होती है और वो कहते हैं कि जीवन तुम्हें मेरे से बहुत ज्यादा जल्दी काम पड़ गया। तभी जीवन कहता है हाँ मुझे आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी वो लेडी पूछती है क्या तुम्हारा और अर्जुमा का रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अभी भी अर्जुमा को उसी नजर से देखता हूँ। और ये सुनने के बाद वो लेडी अपनी मसाज रुकवाती है और कहती है जीवन से तो अब तुम्हें अपनी अर्जुमा के साथ बैठ के ही ये सब डिसाइड करना पड़ेगा और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक पियानो टीचर को देखते हैं जो कि एक बच्चे को पियानो सिखा रही होती है और अपनी क्लास खत्म करने के बाद वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग वहाँ पर जीवन को देखते हैं जो कि उन टीचर से कहता है क्या आप मुझे पियानो बजाना सिखा सकती हैं। वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो उसे अंदर ले आती हैं और पूछती हैं क्या तुमने कभी पियानो बजाया है। वो कहता है कि नहीं। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बेसिक से सिखाती हूँ। फिर वो पूछती है कि तुम पियानो क्यों सीखना चाहते हो और जीवन बोलता है मुझे। फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फ्लैशबैक में अर्जुमा के फ्रेंड को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि तुम यहाँ पे आए, मैं ये सब अर्जुमा को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें अर्जुमा के साथ बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तभी जीवन टीचर से बोलता है कि मुझे किसी चीज के बारे में पता लगाना है। टीचर पूछती है कि वो क्या चीज है, लेकिन जीवन कहता है कि ये चीज मैं आपको अभी नहीं बता सकता। वो कहती है ठीक है, हम इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे टीचर का फिगर देखते हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम अर्जुमा जैसा होता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। फिर वो कहती हैं ठीक है आज की क्लास हम यही एंड करते हैं और तुम कल इसी टाइम पे आ जाना। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे टीचर हैंड वॉश करते हुए सोच रही होती है ठीक है उसने अपना नाम जीवन बताया और वो काफी ज्यादा दिखने में यंग भी लग रहा था और उसकी एज भी मेरे नेफ्यू जितनी होगी। तभी हम उसके नेफ्यू को देखते हैं जो कि मदर से बैठ के मोबाइल चला रहा था और इन दोनों का रिलेशनशिप भी जीव और अर्जुमा जैसा ही है और वो साफ सफाई कर रही होती हैं। और तभी उनका नेफ्यू मोबाइल चलाने के बहाने से उन्हें देख रहा होता है और ये चीज़ भी उसकी आंटी नोटिस कर लेती हैं। वो कहती हैं कि ये मोबाइल चलाने के बहाने से हमेशा मुझे देखता रहता है। और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो नहाने चली जाती हैं और उनका नेफ्यू उन्हें नहाते हुए भी देख रहा होता है। और तभी वो बताती हैं कि जब भी उनका नेफ्यू उन्हें ऐसे देखता है उनके अरमान जागने लगते हैं और उन्हें ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, टीचर जीवन को पियानो चलाना सिखा रही होती हैं और वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं जिसकी वजह से उनके मेलेंस उससे टच हो जाते हैं। ये देखने के बाद जीवन काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और वो कहती हैं कि मुझे छोटे बच्चों को सिखाने की आदत है, इसलिए मुझे अभी इतने बड़े बच्चों को सिखाने की आदत नहीं पड़ी है। फिर तभी वो टीचर कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो और तुम्हारी एज मेरे नेफ्यू जितनी होगी। और नेफ्यू का सुनने के बाद जीवन कहता है क्या आपका नेफ्यू है। वो बताते हैं कि हाँ वो मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है और वो मेरे साथ ही रहता है। और जीवन कहता है कि आप बिल्कुल मेरी तरह हो, बचपन में ही मेरे पापा और मेरी मॉम का तलाक हो गया था और अब मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता हूँ। तभी टीचर एक अजीब सा सवाल पूछती हैं कि तुमने अपनी मॉम को कभी उस नज़र से देखा है। ये सुनने के बाद जीवन दंग रह जाता है और तभी वो टीचर कहते हैं कि अरे अरे मैंने तो ये सवाल ऐसे ही पूछ लिया। और तभी वो कॉफ़ी गिरा देती हैं और जीवन वो कॉफ़ी साफ करने लगता है और जीवन कहता है कि हाँ मैं अपने स्टेप मॉम को उस नज़र से देखता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ मैं बस यही जानना चाहती थी, मेरा नेफ्यू भी शायद मुझे उसी नज़र से देखता है। फिर वो टीचर कहती है तो फिर तुम पियानो बजाना क्यों सीख रहे हो। फिर वो बताता है कि मेरी स्टेप मॉम आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और ये सुनने के बाद वो टीचर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें राज का सीन दिखाया जाता है।
वो टीचर जीवन के बारे में ही सोच रही होती है और उसे जीवन से प्यार हो चुका होता है। वो बताती है कि जीवन शायद मुझे वैसे नहीं देखता, वो बस मुझे एक टीचर की तरह देखता है। लेकिन तभी वो उस लेडी के पास जाती है और वो बताती है कि शायद जीवन तुमसे प्यार करने लगा है क्योंकि वो बार बार तुम्हारे पास आ रहा है और तुम जीवन को एक आदमी की तरह देख सकती हो क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। और तभी ये सब याद करने के बाद वो जीवन के बारे में सोचते सोचते अपने हाथों का यूज करने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उसके नेफ्यू को देखते हैं जो कि अपने बेसबॉल ग्लव्स ढूंढ रहा होता है। वो कहता है, आंटी क्या आपने मेरे बेसबॉल ग्लव्स देखे हैं? वो बताते हैं कि नहीं। और हम लोग देखते हैं कि वो टीचर काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही होती है और तभी उसका नेफ्यू बोलता है कि आप कहीं जा रही हैं? वो कहती है कि हाँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तैयार हो रही हैं और आपने आज बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाई है। वो कहती है, क्या मैं बुरी दिख रही हूँ? वो बताता है कि नहीं, आप हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हैं। और तभी हमें उसे जीवन के साथ दिखाया जाता है। वो जीवन को देख के सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। और फिर जीवन कहता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन अगर तुम अपने पैरों का यूज़ करोगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर पाओगे। फिर वो उसे अपने पैरों से करके दिखाने लगती हैं और जीवन उनकी तरफ ही देख रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं और वो पियानो के बहाने से जीवन के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगती हैं और जीवन भी ये चीज़ हल्की हल्की नोटिस करने लगता है। फिर उन लोगों की क्लास खत्म हो जाती है और जीवन उनसे पूछता है, क्या आप घर जा रही हैं? वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि आज मेरी सारी क्लास बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई। तभी जीवन पूछता है कि मुझे लगा आप कहीं घूमने जाएंगी क्योंकि आपने आज बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहनी है। तभी वो उससे एक अजीब सा सवाल पूछती हैं। वो कहते हैं कि वैसे आपने पिछली बार कहा था कि आप पता लगाना चाहते हो कि आप अपनी स्टेप मॉम को पसंद करते हो कि नहीं करते। अगर आप अपनी स्टेप मॉम को पसंद नहीं करते तो आप फिर क्या करोगे? और जीवन ये सवाल सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो टीचर कहती हैं कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा नेफ्यू भी शायद मुझे इसी नज़र से देखता है। वो मुझे नहाते हुए देखता है और मुझे काम करते हुए भी देखता है। वो बताती हैं कि शायद हम दोनों की सिचुएशन एक ही जैसी है और ये सुनने के बाद जीवन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जीवन अज्जुमा की दोस्त के पास जाता है और उसे टीचर के बारे में सब कुछ बता देता है। और ये सब सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो टीचर तुम्हें इस चीज़ के बारे में सब कुछ बता देगी। फिर वो पूछती है कि ये सब सुनने के बाद क्या तुम्हें उस टीचर के प्रति कुछ फील हुआ? जीवन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइट बल्ब चेंज कर रही होती हैं और तभी उनके फ़ोन पे जीवन का कॉल आता है। टीचर बताती हैं कि मॉर्निंग में आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मॉर्निंग क्लास नहीं ले पाऊंगी। फिर जीवन पूछता है, क्या हम लोग शाम में मिल सकते हैं और आप क्या शाम में फ्री हो? वो टीचर कहती है कि ठीक है, हम लोग शाम में मिल सकते हैं। तभी हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे टीचर और जीवन किस कर रहे होते हैं। और तभी हमें 20 मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टीचर के साथ पियानो पे बैठा होता है और जीवन टीचर की तरफ देखता है और कहता है कि इन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक लगाई है। फिर वो कहता है, क्या आपका कहीं आज जाने का प्लान है? लेकिन ये सुनने के बाद वो बोलती है, जीवन कल हमने कहाँ पे एंड करा था? फिर वो कहता है कि आप मुझे अपने पैरों से सिखा रही थी और वो उसे फिर से पैरों से सिखाने लगती हैं और कहते हैं कि जीवन तुम बस मेरी तरफ देखो। और फिर जीवन उसके पैर को छूने लगता है और वो कहता है कि टीचर अगर आपको ये सब गलत लगे तो आप मुझे मना कर सकती हैं। लेकिन जीवन के छूने के बाद टीचर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और ये सब होने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो लोग किस करने लगते हैं। फिर उनका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें अज्जुमा दिखाई जाती हैं जो कि जीवन का वेट कर रही होती हैं और वो कहते हैं कि जीवन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। क्या वो किसी और लड़की के साथ है? क्या वो आंटी के साथ है? क्या फिर किसी अदर गर्ल के साथ? और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें टीचर और जीवन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग करते समय टीचर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो कहती हैं कि जीवन तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो और क्या तुम अपनी अज्जुमा के साथ ये सब करते हो? वो कुछ नहीं कहता और वो टीचर के साथ और भी ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेनिंग करने लगता है और टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और जीवन जब अपनी टीचर की तरफ देखता है तो उसे उसके अंदर अज्जुमा नज़र आती है और ये देखने के बाद वो उसके साथ और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करने लगता है। और टीचर ने भी कभी ऐसी मज़ेदार ट्रेनिंग नहीं करी थी तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े लेने लगती हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में अज्जुमा और उसके बॉस को देखते हैं। बॉस कहता है कि अज्जुमा, आप बहुत ही ज़्यादा सालों से फॉरेन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और हमारी कंपनी की तरफ से एक इंसान को बुलाया है फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए और मैं चाहता हूँ कि आप उस फॉरेन प्रोजेक्ट को लें
और जर्मनी जाएं। अज्जुमा ये डील को मना कर देती हैं और कहती हैं कि अभी भी मेरा एक बेटा है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन बॉस कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर तुमने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रैक कर ली तो तुम डायरेक्ट सीईओ के अंडर आ जाओगी। और बॉस आगे कहता है कि तुम्हारे बेटे को एक दिन तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। ये चीज़ सुनने के बाद अज्जुमा कहती हैं ठीक है बॉस, मैं ये सब सोच के बताऊंगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी टीचर का सीन दिखाया जाता है जिसने काफ़ी ज़्यादा छोटे कपड़े पहने होते हैं और वो घर की सफाई कर रही होती हैं और उनका नेफ्यू फ़ोन के बहाने से उन्हें ही देख रहा होता है और वो ये चीज़ नोटिस कर लेती हैं। और तभी उनका नेफ्यू उनके पास आता है और कहता है क्या आपको मेरी किसी चीज़ में मदद चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, तुम जाके अपने बेसबॉल की प्रैक्टिस करो और तुम अपना रूम भी साफ़ कर लेना क्योंकि आज घर में एक गेस्ट आने वाला है। वो कहते हैं कि कौन आने वाला है। टीचर बताती है कि वो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है और ये बोलने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। और तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जी वॉन उनके घर पे आ चुका होता है और फिर वो डोरबेल हो जाता है और टीचर बाहर आती हैं और फिर वो उसे अंदर ले जाती हैं। जीवन कहता है क्या आप यहाँ पे अकेली हो, आपका नेफ्यू कहाँ है। फिर वो बताती हैं कि उसका जल्दी से मैच आने वाला है इसलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए गया है। फिर वो कहती हैं कि तुम ट्रेनिंग करने से पहले एक बार नहा लो। और यहाँ हमें पता चलता है कि जी वॉन को उसने अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया है। तभी वो लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं और जी वॉन कहता है क्या यह आपके नेफ्यू का कमरा है। वो कहती हैं कि हाँ, और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। टीचर कहते हैं कि कल जब मैंने तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं अपने नेफ्यू को लेके बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मैं काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील करने लगी हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉय पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी अज्जुमा से कहते हैं कि शायद तुम्हारे लड़के से लड़ाई हो चुकी है। अज्जुमा कहती है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। फिर वो कहते हैं कि तुम हमेशा अपने बेटे के लिए चिंता करती हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है कि तुम दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़ाई हो चुकी है। तभी अज्जुमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें किसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए दोबारा और तुम्हें एक आदमी ढूंढ लेना चाहिए और ऑफिस में कई सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हें अपने लिए एक आदमी ढूंढ लेना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद अज्जुमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं कि चलो मैं ताज़ी हवा खाने बाहर जा रही हूँ। और जब वो बाहर होती हैं उनके पास मिस्टर जियो आते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग जी वॉन और उस टीचर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी वो टीचर अपने क्लोथ्स पहनती हैं और कहती हैं कि तुमने तो मेरी सारी थकान मिटा दी। और तभी वो टीचर जीवन से पूछते हैं क्या तुम्हारा माइंड थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ, लेकिन जीवन कुछ भी जवाब नहीं देता। और तभी वहाँ पे उसका नेफ्यू आ जाता है। नेफ्यू कहता है कि आंटी तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी आंटी अपने नेफ्यू को देखती हैं और कहती हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। वो बताता है कि मैं कुछ चीज़ भूल गया था और ये लड़का कौन है। और तभी जीवन पूछता है क्या ये तुम्हारा नेफ्यू है। वो बताते हैं कि हाँ। और तभी वो टीचर कहती हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है। लेकिन ये सब सुनने के बाद उसके नेफ्यू का दिमाग खराब होने लगता है। वो कहता है कि आप तो छोटे बच्चों को टीच करती थी ना, आप इस बड़े लड़के को पियानो क्यों सिखा रही हो। फिर वो कहते हैं कि ये हमारे गेस्ट हैं तो मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगी। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे बाहर छोड़ने चली जाती हैं और ये सब देखने के बाद उसके नेफ्यू का तो कट जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें अज्जुमा और जी वॉन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। जी वॉन अपने बिस्तर में लेटा होता है और वो वही बात सोच रहा होता है जो उस टीचर ने कही होती है, क्या तुमने अपना माइंड बना लिया। तभी उसके रूम के गेट पर अज्जुमा आती हैं और वो नॉक करने लगती हैं। जीवन कहता है अज्जुमा शायद वो अपनी डिनर पार्टी से वापस आ गई और वो सोचता है कि अभी मैं उनका मूड रुइन नहीं कर सकता, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। अज्जुमा उसके रूम में आती हैं। अज्जुमा फिर जीवन के बालों में हाथ फेरने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फीलिंग है और ये फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। फिर वो रोना स्टार्ट कर देती हैं और कहते हैं कि जी वो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ और मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। और ये कहने के बाद वो और भी ज्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि जीवन मुझे माफ कर देना। और हमें दिखाया जाता है कि जीवन जागा हुआ होता है और वो ये सब बातें सुन रहा होता है। फिर वो कहती है जीवन मुझे माफ कर देना, ये मेरे लिए और भी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है कि मैं अपनी फीलिंग सप्रेस नहीं कर पा रही। फिर वो कहती है कि जब भी मैं अपनी फीलिंग सप्रेस नहीं करती मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर वो कहती है कि जीवन मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। फिर वो कहती है कि मैं आखिर तक तुम्हारी मदर बन के रहना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं ऐसा कर पाऊंगी। फिर वो उससे और भी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है और जीवन को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और तभी हमें जीवन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें अज्जुमा की दोस्त कह रही होती हैं तुम्हारे अंदर जो ये अधूरी सी फीलिंग है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी
अर्जुमा से प्यार करते हो और तुम्हें प्यार हुआ भी किससे, अपनी स्टेप मॉम से। फिर अर्जुमा की दोस्त कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 चांस दूंगी, तुम अपना रिलेशनशिप अर्जुमा के साथ स्टार्ट करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर अभी भी ये अधूरी सी फीलिंग है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो? क्या तो तुम अपनी ये फीलिंग पूरी करो, वरना तो तुम अपनी अर्जुमा को एक गहरा सा घाव दे दोगे। फिर वो कहती है कि तुम आराम से बैठो और इस चीज के बारे में सोचो और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करो और बिल्कुल ऑनेस्ट रहना कन्फेस करते हुए। और तभी हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। जी1 सॉरी कह रहा होता है अर्जुमा को। वो कहता है कि अर्जुमा मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए और जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं पहले सब कुछ कम्प्लीटली रिसॉल्व कर दूं। और हम लोग जी1 को भी हल्का सा रोते हुए देखते हैं। जी1 कहता है कि अर्जुमन जल्दी से मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, बस आप थोड़ा सा वेट करो। और तभी हम लोग जी1 को अर्जुमा की दोस्त के साथ देखते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे खड़े मत रहो, आके बैठ जाओ। हमारा जी1 कहता है कि यहाँ पे मैं एक सीरियस बात करने के लिए आया हूँ और मुझे किसी चीज की प्रोसेस और कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है और आज मैं तुमसे एक चीज क्लियर करने आया हूँ। तभी वो अर्जुमा के दोस्त कहते हैं कि तुमने अपना माइंड बहुत ही ज्यादा जल्दी बना लिया। और तभी जी1 कहता है कि मेरी फीलिंग अर्जुमा की तरफ। तभी वो लेडी उसकी बात काटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें 2 चांस दिए थे और जो 2 चांस मैंने तुम्हें दिए थे वो एक टेस्ट की तरह थे। जी1 कहता है क्या टेस्ट? फिर वो बताती हैं कि किसी को पसंद करना ये बहुत ज्यादा अजीब सी चीज है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हारे माइंड में उस पर्सन की इमेज बार बार क्लिक होती रहती है और तुम्हारे माइंड से वो पर्सन कभी भी नहीं निकलता और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और ये कुछ सेकंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी फीलिंग बन जाती है। फिर वो कहती है कि जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, अल्कोहल, सिगरेट्स और कॉफ़ी वगैरह। और उसने ट्रेनिंग भी मेंशन करी होती है, आप ट्रेनिंग का मतलब समझ ही सकते हैं। वो बताती है कि इन चीज़ों से इंसान को बहुत ही ज़्यादा जल्दी एडिक्शन हो जाता है और ये प्यार नहीं रहता। फिर वो कहती है क्या तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन बिटवीन एडिक्शन एंड लव? तभी वो लेडी अपना वाइन का ग्लास नीचे रखती हैं और किसी को बाहर आने के लिए कहती हैं और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से वही टीचर बाहर निकल के आती हैं। जी1 उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मिस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तभी हमें उस लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैंने इससे कुछ नहीं कहा था लेकिन इसने अपनी मर्जी से ही सब कुछ करा। फिर वो अपने कपड़े भी उतारने लगती हैं और वो कहते हैं कि जब ये टेस्ट ओवर हो जाएगा, अगर तुम्हारी फीलिंग अर्जुमा के लिए सेम रही तो तुम समझ सकते हो कि ये एडिक्शन नहीं है और तुम हम दोनों के साथ ट्रेनिंग करो और उसके बाद तुम प्रूफ कर सकते हो कि तुम अपनी अर्जुमा से प्यार करते हो कि नहीं। जीवन फिर उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगता है और इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पैनल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब का पता ही है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग अर्जुमा के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं। वो अपना सूटकेस पैक कर रही होती हैं और सूटकेस पैक करते वक्त उन्हें अपनी और जीवन की फोटो मिलती है और उस फोटो को वो देखती हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। जीवन उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वो टीचर कहती हैं कि अगर तुम्हें ओल्डर वुमेन में इंटरेस्ट है जैसे कि अर्जुमा तो तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। और जब जीवन का काम खत्म हो जाता है तो वो बालकनी में आ जाता है। तभी उसके पास अर्जुमा की दोस्त आती है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे व्यू ले रहे हो? तभी जीवन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस आपका इंतज़ार कर रहा था यहाँ आने के लिए। तभी जीवन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था अगर मैं आपसे कुछ भी कह के नहीं जाता। फिर वो लेडी जीवन की तरफ देखती है और कहते हैं कि शायद तुमने फाइनली अपना डिसीजन बना लिया है और इन दी एंड शायद तुम्हें तुम्हारी अर्जुमा के पास ही जाना है। जीवन कहता है कि थैंक यू और फिर वो कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि मेरा जो दिल है वो किस चीज़ के लिए धड़कता है और मुझे वो रीज़न तो नहीं पता कि आप मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रही हैं, लेकिन जितना भी आपने मुझे सिखाया है मैं उसको एक एडवाइस की तरह लेके चलूँगा। और तभी वो लेडी कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन इससे पहले तुम जाओ तुम लास्ट बार मेरी एक स्टोरी सुनो। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती है और बताती है कि बहुत साल पहले एक औरत ने एक आदमी से शादी करी उसकी कंडीशन के ऊपर और बताती है कि वो आदमी स्मार्ट था, रिस्पॉन्सिबल था, उसके पास अच्छी जॉब थी और उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब भी वो ड्रिंक करके आता था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता था और हर बार मुझे बहुत ही ज़्यादा मार पड़ती थी। मैं सोचती थी कि मैं इस हेल से कैसे निकलूंगी और हर बार मैं बस रोती रहती थी। नो मैटर व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उस आदमी का एक बेटा भी था और
उसका बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते थे और हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे और हम दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते थे इमोशनली और फिजिकली। और देखते ही देखते हम दोनों प्यार में गिर गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया और मैं वहाँ से भाग गई। हम दोनों ने एक छोटा घर ढूंढा और वहाँ पे अपनी पीसफुल लाइफ स्टार्ट कर दी। लेकिन जल्दी ही ये सब खत्म हो गया। मुझे लास्ट में पता चला कि वो लड़का भाग चुका है और ये सब बिल्कुल भी रियल प्यार नहीं था, ये सब एक इल्यूजन था। और मुझे आखिर में पता चला कि वो लड़का मर चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम्हें सच्चा प्यार है अपने अज्जू माँ से तो तुम उन्हें कन्फेस कर सकते हो, लेकिन अगर ये सब एक एडिक्शन है तो मुझे पता है कि लास्ट में ये तुम्हारे हार्ट या फिर तुम्हारे हेड में एक होल जरूर छोड़ेगा। तभी हमें अज्जुमा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। जी वॉन सीढ़ियों पर जाते हुए सोच रहा होता है कि जब तक मैं और अज्जुमा साथ हैं मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए इनफ हैं और मैं अज्जुमा से सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं आज उन्हें कन्फेस कर दूंगा। तभी वो अज्जुमा के रूम में आ जाता है और कहता है कि आज मैं इस बात पर चल के ही रहूँगा। फिर वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, अज्जुमा को आवाज़ लगाता है। अज्जुमा भी उसकी तरफ देखती हैं और वो रो रही होती हैं और कहता है कि बस मुझे उनकी आंखों में देखना है और अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना है। और फिर वो उनके पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अज्जुमा प्लीज़ कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ ही रहो, प्लीज़ कहीं मत जाओ, तुम हमेशा मेरी साइड रहना। फिर जीवो उन्होंने कन्फेस कर देता है और कहता है कि अज्जुमा मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आपको ही पसंद करता हूँ इस दुनिया में, तो प्लीज़ कहीं मत जाओ, आप मेरे साइड ही रहो। अज्जुमा कहती हैं कि जी वॉन मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो आंटी के साथ बैठी होती हैं और वो कह रही होती हैं कि तुम्हें अपनी ये फीलिंग रोकनी पड़ेगी, इससे पहले जीवोन हर्ट हो जाए तुम्हें अपनी फीलिंग को दबा कर रखना पड़ेगा और वरना तो तुम जीवोन की लाइफ को रूइन कर दोगी। इवन वो तुम्हारा चाइल्ड है लेकिन तुम्हें अपनी फीलिंग को दबा के रखना पड़ेगा। अज्जुमा कह रही होती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं मैं जीवोन की लाइफ को बर्बाद ना कर दूं। लेकिन तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। जीवोन कहता है कि ये मैटर नहीं करता, अभी ये सब मैटर नहीं करता, जो चीज़ मैटर करती है कि आप मुझे प्यार करती हैं और मैं आपको प्यार करता हूँ और मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जीवोन बताता है कि मैं भी ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ और मुझे अभी जॉब भी नहीं मिलेगी, लेकिन बस आपको मेरे लिए 6 ईयर्स वेट करना है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको बस 4 ईयर्स वेट करना है जब तक मैं एक जॉब फाइंड कर लूँगा। जीवोन कहता है कि मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा जुम्मा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा वेट करो जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक ना हो जाऊँ और प्लीज़ आप मेरा वेट करना। तो तभी अज्जुमा उसके चेहरे पे हाथ रखती हैं और कहती हैं जीवोन क्या तुम मुझे सोचने का टाइम दे सकते हो। जीवोन कहता है ठीक है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जियो अज्जुमा से कहते हैं कि टीम लीडर क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी पीने चल सकती हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहती हैं। अज्जुमा कहते हैं कि नहीं मुझे आज कुछ काम है और मैं थोड़ी बहुत फ्रेश एयर भी लेना चाहती हूँ। फिर वो कहती हैं कि तुम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करना। सामने से रिप्लाई आता है ठीक है। फिर हमें अज्जुमा एक बेंच पे बैठी हुई दिखाई जाती है, उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं और तभी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मस्ती कर रहे होते हैं। बॉयफ्रेंड जो है गर्लफ्रेंड के गुदगुदी कर रहा होता है और वो कहते हैं कि अरे यार ऐसा मत करो, रुक जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। उन दोनों को अज्जुमा देख रही होती हैं और वो कहती हैं कि ये दोनों कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं साथ में और कितने ज़्यादा फ्रेश और इनोसेंट लग रहे हैं। तभी वो उन दोनों की तरफ देखती हैं और उनमें खुद को और जीवोन को इमेजिन करती हैं। अज्जुमा सोच रही होती है मेरा और जीवोन का रिलेशनशिप कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा और हमारे बीच का जो प्यार है वो एक स्टेप मदर और एक स्टेप सन की तरह है। फिर वो कहती है कि नो मैटर हम लोग कहीं भी चले जाएं, जो लोग होंगे हमारी तरफ स्ट्रेंजली देखेंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं जीवोन की रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करूंगी। अगर उसने कहा कि मैं ऑर्डिनरी डेटिंग करना चाहता हूँ और ऑर्डिनरी लविंग करना चाहता हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें कैसे कर सकती हूँ। मैं जीवोन के साथ ये सब नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि मैं जीवोन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुकी हूँ। क्या ये सब बिल्कुल ठीक रहेगा। और तभी हमें जीवोन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जीवोन अपने दोस्त को कॉल करता है। जीवोन का दोस्त उसका कॉल उठा के कहता है कि जीवोन तुम बहुत दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे। जीवोन कहता है कि मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीवोन अपने पिगी बैंक में से बहुत सारे पैसे निकालता है और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फिर वो कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है। जीवोन उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि एक औरत
औरत को खुश कैसे कर सकते हैं। जीवन बताता है कि एक औरत है जिसे मुझे खुश करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये चीज कैसे करूं। तभी उसका दोस्त कहता है कि भाई तू बिल्कुल सही जगह आया है, तूने बिल्कुल सही बंदे को फोन करा है। फिर वो कहता है कि जी फोन, मेरे को आराम से सुन, मैं बताता हूँ कि एक औरत को कैसे खुश करा जा सकता है। फिर वो बताता है कि दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जिसको स्पार्कली और फैंसी और एक्सपेंसिव चीजें पसंद नहीं आती। जीवन कहता है शुक्रिया, और मैं तुम्हें बाद में ट्रीट दे दूंगा। और तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बाद में ट्रीट देना मत भूलना। फिर जीवन फोन काट देता है। फिर उसका दोस्त सोचता है कि फाइनली जीवन शायद बड़ा हो चुका है, क्योंकि अभी तक तो वो मम्मा बॉय बना रहता था, लेकिन फाइनली उसने अपने लिए कुछ डिसाइड करा। और तभी हम लोग जीवन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कुछ फैंसी और स्पार्कली थिंग, ऐसी क्या चीज हो सकती है। फिर हम लोग जीवन को एक ज्वेलरी स्टोर में देखते हैं। उसकी एम्प्लॉय कह रही होती है, क्या आप एक गिफ्ट के लिए देख रहे हैं। वो कहता है कि हाँ, मैं एक गिफ्ट के लिए देख रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मैं ये गिफ्ट अपनी वुमेन को देना चाहता हूँ और मुझे एक्सेसरीज के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आप क्या मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है। फिर वो उसे एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाती हैं। वो बताती हैं कि इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा नाइस है, इसकी थिकनेस ये बिल्कुल परफेक्ट है कैजुअल वेयरिंग के लिए। फिर जीवन कहता है कि ठीक है, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आई थिंक ये जुम्मा पे बहुत ज्यादा परफेक्ट लगेगा। और कहता है कि ये कितने का है। तभी वो कहती हैं कि ये अभी नया प्रोडक्ट है और इसके बहुत ज़्यादा कम ही वेरिएशंस हैं, इसलिए ये थोड़ा बहुत बिट एक्सपेंसिव है। इसकी प्राइस 3 मिलियन वॉन है। जीवन कहता है क्या 3 मिलियन वॉन। तभी वो एम्प्लॉय कहते हैं कि हाँ 3 मिलियन वॉन। जीवन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। फिर वो कहता है कि आप इस पीस को बचा के रखना, मैं इसे बाद में लेने आता हूँ। और तभी वो एम्प्लॉय कहते हैं कि हाँ हाँ, आप जरूर आना। जीवन जब रास्ते पर जा रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, और वो तो मेरी रीच से बहुत ही ज़्यादा बाहर है। फिर वो कहता है कि मैं कुछ ना कुछ अज्जुमा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तभी वहाँ पे उसे एक चीप सी शॉप दिखती है। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, और वो उनको देखता ही रह जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग जी वॉन और अज्जुमा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। अज्जुमा कह रही होती हैं, जी वॉन, ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है तुम्हारे लिए। लेकिन जीवन कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो कहता है कि आपने मेरे साथ बहुत दिनों बाद बैठ के खाना खाने वाली हैं, तो आप पैसों की चिंता ना करें। फिर वो अज्जुमा की तरफ देखता है और कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि मेरी जो फीलिंग है वो बस एक एडिक्शन है, लेकिन जीवन बताता है कि आखिर में मुझे समझ में आ गया कि ये सब मेरा आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा छोटा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ों में गलती कर देता हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जीवन कहता है, नॉट एज योर सन बट एज ए मैन। अज्जुमा कह रही होती है, लेकिन जीवन। तभी आसपास के लोग देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करने वाला है। लेकिन वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे वो दोनों लवर्स तो नहीं लग रहे, वो लोग मुझे लूना टाइप के लग रहे हैं, जैसे वो उस लड़के की लूना हूँ। लूना मतलब बहन टाइप। लोग उन दोनों को जज करने लगते हैं और ये सब देखने के बाद अज्जुमा को बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगता है। अज्जुमा जीवन से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन जीवन उनकी बात काट देता है और कहता है कि आप लोगों को इन पागल लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपने पास से वही नेकलेस निकाल लेता है जो उसने उस चीप सी शॉप से खरीदा होता है। फिर जीवन कहता है कि आप इन पागल लोगों के बारे में मत सोचो और इनकी बातें मत सुनो, आखिर में मैटर यही करता है कि आप और मैं क्या फील करते हैं। तभी जीवन अपनी अज्जुमा से कहता है कि जैसा मैं फील करता हूँ कि आप भी वैसा ही फील करती हैं। वो थोड़ी देर पॉज लेती हैं और फिर वो बताती हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी साइड कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। जीवन अपनी कुर्सी पर से उठता है और कहता है कि मैं फालतू में ही घबरा रहा था और मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन मैं फालतू में ही चिंता ले रहा था। फिर जीवन अपनी अज्जुमा को अपना लाया हुआ नेकलेस पहना देता है और कहता है कि नो मैटर व्हाट, मैं अब से आपके साथ ही रहूंगा और मैं बस आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। और तभी आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि ये रियली एक प्रपोजल है। फिर जीवन कह ही देता है और कहता है कि अज्जुमा, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने दिल से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और तभी वो दोनों घर आ जाते हैं और वो लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं। जीवन कहता है कि मैं अपनी स्टेप मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। जब तक स्टेप मॉम मेरे साथ हैं और अज्जुमा मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, नो मैटर व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। और फिर वो बहुत सारा ट्रेनिंग करने लगते हैं। जीवन ट्रेनिंग करते हुए पास्ट की चीजें सोच रहा होता है और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अज्जुमा से ही करता हूँ, और अज्जुमा ही एक ऐसी औरत है जिसने मुझे बचपन से पाला है और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करा है, और इनकी वजह से ही मैं जान पाया हूँ कि रियल लव कैसा होता है, और मैं इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं मैं इन्हें खो ना दूं, लेकिन अब जब मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी है
तो अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस मांगा के टोटल 101 चैप्टर्स हैं और मैंने टोटल 93 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं और आगे इसकी कहानी में ज़्यादा कुछ नहीं होता, फिर लास्ट में जाकर इन दोनों की शादी हो जाती है। तो ये मानवा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ऐसी ही मानवा देखनी पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।